नहीं जी। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ चीजें अगेन। अच्छा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ द मिड विल गो अबाउट एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट। अच्छा, तो मिड टर्म का वही हिसाब है कि आपकी जब लैब होती है, लैब टाइमिंग्स के दौरान ही मिड होगा। तो अगर आप L1 से हैं तो वेडनेसडे को, और L3 से हैं तो मंडे को 11 बजे। 11 बजे उसी तरह आप पहले तो आपकी प्री लैब होगी ना, जिस तरह होती है, और वो प्री लैब मिड का हिस्सा होगी। वो रेगुलर टाइम पे लॉन्च होगी, विच इज सैटरडे को सुबह 11 बजे। वो सुबह 10 बजे, 11 बजे रिलीज होती है, 11 बजे रिलीज होगी। और मंडे को 48 आवर्स की डेडलाइन होती है, मंडे को सुबह 10:55 पे वो ड्यू होगी। उसकी वेटेज वही है। आई थिंक उसके 20 मार्क्स होते हैं, हाँ 20 मार्क्स उसके होंगे। उसके बाद फिर आपकी लैब होगी, जो अगेन अगर आप L3 में हैं तो मंडे को 11 बजे, और L1 में है तो वेडनेसडे को सुबह 11 बजे वो स्टार्ट होगी। वो 50 मार्क्स की होगी। ये मैं लैब कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और वो 1 घंटे की होगी, एज अपोज टू जो आपका रेगुलर 1.5 घंटा होता है। तो 1 घंटे की हम लैब बुक करेंगे। उसके बाद जो आधा घंटा बचेगा, उसमें हम आपका वो LMS वाला क्विज लेंगे, जो वो कंपोनेंट है, क्विज कंपोनेंट है मिड टर्म का। वो खत्म होगा, यानी कि 11 to 12 आपकी लैब हुई। 12 to 12:30 आपका वो खत्म हो गया क्विज कंपोनेंट। और 12:30 to 1:50 फिर आपका एज यूजुअल वाइवा होगा, जो लैब के बारे में। ठीक है। हाँ फातिमा, मैंने भी यही बताया कि आपके लैब टाइमिंग के दौरान में होगा। जो डेट है एग्जैक्ट दोनों सेक्शंस की, वो स्लैक पे सर ने एक मैसेज में लिखी थी, वो मैंने मैसेज पिन किया हुआ स्लैक पे। आप देख लो, बल्कि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर सर का मैसेज है, ये देख लो। ठीक है। मिड वन जो है वो 11 बजे होगा। सेक्शन वन जो L1 है, उनका वेडनेसडे 20 अक्टूबर को, और सेक्शन 3 L3 का मंडे 18 अक्टूबर को सुबह 11। ठीक है। ये लैब की बात हो रही है। प्री लैब उसी तरह उससे जो पिछला सैटरडे होगा उसको रिलीज होगी, और मंडे सुबह 10:55 पे ड्यू होगी। ठीक है। टाइमिंग्स वगैरह के बारे में और कोई सवाल? इस लैब पे लिखा है, LMS की अनाउंसमेंट में भी लिखा हुआ है, आउटलुक पे हमने ईमेल भी कर दिए। ये तीन ही तरीके हैं जिनसे हम बता सकते थे, तीनों से हमने बता दिए। और लैब के अंदर भी मैंने अनाउंस कर दिया था, और सर ने लेक्चर में भी अनाउंस किया होगा। अम, नहीं, लैब जो है उसका सीन ये होगा कि वो हम देख लेंगे। वो मसला नहीं है, वो आप टेंशन ना लें, वो 1 घंटे में सॉल्वेबल होगी लैब। ऐसा नहीं है कि डेढ़ डेढ़ घंटे से अगर हम 1 घंटे पे लेके आ रहे हैं तो टास्क की लेंथ वही होगी। वन थिंग यू कैन काउंट ऑन इज कि वो मुश्किल होगी। ठीक है। जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मीन जो है वो थोड़ा नीचे आए, ताकि जिन बच्चों को ज्यादा आता है, जिन्होंने पिछले 4-5 हफ्ते ज्यादा मेहनत की है, वो दे हैव अ चांस टू एक्सेल, तो वो मीन से आगे जा सके। बहुत आसान लैब्स का ही मसला है कि फिर मीन बहुत ऊंचा होता है, किसी के भी ग्रेड नहीं आते। नहीं, मुश्किल में और लंबे में फर्क है ना। तो लेट से अगर आपके पास पहले 2 आसान टास्क थे और अब एक मुश्किल टास्क है, तो इट विल टेक द सेम टाइम और लेस। वो हमें पता होता है, मतलब हम सॉल्व करते हैं, खुद भी करते हैं। वो हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो कितने टाइम में सॉल्वेबल होता है, अंदाजा हो जाता है बड़े आराम से। बट यू शुड आपकी स्पीड बढ़ जाती है एज यू प्रैक्टिस। तो जैसे मैंने कहा था कि लैब्स में अच्छा करने का, अच्छा परफॉर्म करने का एक ही तरीका है। इट इज नॉट वॉचिंग लेक्चर्स, इट इज नॉट रीडिंग द बुक, it is not watching YouTube tutorials, it is not attending TA tutorials. The only way you can perform well in the labs is by solving programming problems. आपके जिस उस वीक के जो टॉपिक्स हैं, गूगल फॉर एग्जांपल अगर इफ स्टेटमेंट्स की लैब है, गूगल पे जाएं, वहां लिखें इफ स्टेटमेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम C++, और वो सॉल्व करें, या पुराने किसी सेमेस्टर की लैब पकड़ लें, या किसी टीए से कह दें कि मुझे एक सवाल बना के भेज दें, इस तरह की कोई चीज़। तो प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप ज़्यादा परफॉर्मेंट भी हो जाएंगे। अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल वी गेट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट? अभी वो हमने बनाया नहीं है। तो और उसकी भी वो टाइमिंग वगैरह जो है ना, वो अभी मैंने फाइनलाइज करनी है। मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि जो लैब कंपोनेंट है उसको 1 घंटा 10 मिनट का करके, जो क्विज कंपोनेंट है उसको 20 मिनट का कर दूँ। ठीक है। या लैब को छोटा करके क्विज को लंबा कर दूँ, वो अभी मैं डिसाइड करूंगा, जब करूंगा तो मैं बताऊँ। नहीं, पिछली लैब जो थी वो उससे ज्यादा मुश्किल होगा। पिछली लैब इतनी मुश्किल नहीं थी। तो और आपको लगा कि वो मुश्किल है, लेकिन यानी जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास उसके हिसाब से वो मुश्किल नहीं थी, क्योंकि अक्सर बच्चों ने एक तो टाइम से पहले कर ली। इनफैक्ट
पिछली लैब जो थी उसमें वी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने वक्त से पहले लैब सॉल्व कर ली, और उसमें मार्क्स भी काफी अच्छे हैं बच्चों के, तो अपेरेंटली इट वाजंट हार्ड इनफ, तो मैं और मुश्किल बनाऊंगा। प्री लैब हाँ पार्ट ऑफ द मिड टर्म होगी, यानी उस वीक की आपकी जो पूरी लैब एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग द प्री लैब, इन लैब एंड द वाइवा, वो पूरा आपका मिड टर्म में काउंट होगा। क्विज थियोरेटिकल या एमसीक्यू बेस्ड, कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं उसमें, कुछ हो सकते हैं वो जिस तरह के सवाल नहीं होते कि पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि इसका आउटपुट क्या होगा, वो वाला भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये सवाल है, कोई कोड लिखा हुआ है, इसमें एरर निकालें, कौन सा एरर है इसके अंदर, या इस तरह की कोई चीज, जिस तरह के आपको क्वेश्चन इससे पहले क्विज में मिलते रहे हैं। आप लोगों के लिए भी हालात बहुत बेहतर हैं। इससे पहले जब जब मैं CS100 में था, हमारी बारी चूंकि कैंपस पे था सब कुछ, और लमसी किसी लैब में इतनी जगह नहीं होती कि सारे बच्चों का एक साथ कोई एग्जाम हो सके, तो वो फिर पेपर बेस्ड होता था। हमें वो लैब टाइप क्वेश्चंस आते थे, लेकिन वो कोडिंग हमें पेपर पे करनी पड़ती थी। तो खुद ही कंपाइलर का काम करना पड़ता था, और अगर कोई एरर आ जाता था उसके मार्क्स कटते थे। मिर्च की वेटेज ज्यादा होती है, लेकिन लैब ज्यादा मुश्किल हो गया तो काम खराब हो जाएगा। हाँ लेकिन देखो, अगर आसान होगी तो आपको ज्यादा काम खराब होगा ना, तो अगर मैंने आसान मिड बनाया और सब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो ओवरऑल जो एंड पे जो एग्रीगेट बनेगा वो उसमें मीन बहुत ऊपर चला जाएगा, विच मीन से अगर आपने 92% भी ले लिए तो भी आपका बी ग्रेड आ रहा होगा, क्योंकि मीन इतना हाई है। ठीक है ना, ये रिलेटिव ग्रेडिंग है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली बाकी बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए तो आपको नुकसान होता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। पुट्स यू ना, वो आप तुम कंपटीशन में आ जाते हो, और आप फिर फिर अच्छे मार्क्स लेने के दो तरीके होते हैं, दो फैक्टर्स काउंट करते हैं, एक ये कि आपने कितनी मेहनत की, और दूसरा ये कि दूसरों के मार्क्स कितने कम आए। दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, स्क्रूअल लेकिन ऐसे ही चलता है। इसलिए आज से एब्सोल्युटली ग्रेडेड कोर्सेज थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही है। तो मैं मिड टर्म मुश्किल बनाऊं, ये आपके हक में बेहतर है, क्योंकि वी हैड कोर्सेज जिनके अंदर मीन इतना था कि किसी का भी कोई कुल मिला के एक या दो बच्चों का पूरी क्लास में ए आया था, बाकी सबका नहीं आया क्योंकि मीन इतना हाई था। तो आई हैव टू ब्रिंग डाउन द मीन। ठीक है ना। और वैसे भी एज एज द सेमेस्टर प्रोग्रेसेस, तो हर कोर्स में, दुनिया के हर कोर्स में चीजें मुश्किल होती जाती है ना, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, चीजें आराम से होती जाती। अब चीजें मुश्किल हो, इनफैक्ट अभी आपने शुरू में अभी जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, इसकी डिफिकल्टी बहुत आसान है, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो तो मजाक ही नहीं। मुझे समझ लगती है कि इसमें यानी इतना ज्यादा मसला कुछ बच्चों को क्यों हुआ, जो ये भी कह रहे थे कि हमने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, क्योंकि देखो इनमें से अक्सर चीजें जो हैं अभी तक जो हमने आपको पढ़ाई है वो मैथ्स की चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शंस हैं ये मैथ्स में भी होते हैं, ठीक है, और उनका लिटरली इसी तरह लिखे जाते हैं। तो अब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा f(x) इज इक्वल टू समथिंग, राइट। ये f जो है ये फंक्शन का नाम होता है, फिर राउंड ब्रैकेट्स आते हैं और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आप देते हो, ये वही है एग्जैक्टली, और इसको कहते हैं भी फंक्शन है। ठीक है ना। उसी तरह मैथ में भी वेरिएबल्स होते हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वो नहीं बाकी जो वो डाइक्स्ट्रा का आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम से डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, बिग नेम इन कंप्यूटर साइंस, वो तो बगैर कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे। ही टॉट प्रोग्रामिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ मैथ। तो अगर आप ये ऑन कैंपस पढ़े होते तो सर शाफी भी मैथ बोर्ड पे, प्रोग्रामिंग बोर्ड पे पढ़ाते। ही डजंट यूज कंप्यूटर एंड प्रोजेक्ट। हाँ सॉल्वेबल, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज उठा के दे दूंगा कि जो आपने पढ़ी नहीं, चीजें सारी वही होंगी जो आपने पढ़ी नहीं है। ठीक है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन बस ये होगा कि इट विल बी अ टेस्ट ऑफ योर कमांड ऑन ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स, कि आपको ये तो पता चल गया कि एक बेसिक इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, बट डू यू नो हाउ टू यूज दोस इफ स्टेटमेंट्स टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आप, ठीक है, आप सॉल्व करते हो, कुछ मसले आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर क्विज में एक आधा आया है तो वो भी मैंने सर से, आपने लोग ने जो क्वेश्चंस बताए थे मैंने सर से पूछा, एक बच्चा कह रहा था कि वो पता नहीं वो प्लस प्लस और माइनस माइनस वाला ऑपरेटर आया था, वो आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि सर ने मुझे चैप्टर 2 में दिखाया कि वो वहाँ पे पढ़ा हुआ था। तो एक क्वेश्चन था शायद, एक या दो क्वेश्चन, और फिर बच्चों ने टाइम का मसला कहा कि टाइम जो है वो बहुत कम था, जबकि जब सर ने एलेवेंथ पे देखा तो 75% ऑफ द पीपल फिनिश द क्विज बिफोर द टाइम एंडेड। ठीक है,
75% तो बच्चों ने वो कोर्स टाइम से पहले खत्म कर लिया था, तो विच मीन्स के इट वाज डूएबल। यानी एक होता है ना कि देखो अगर आप हरी में करो तो आप एग्जैक्टली ऑन टाइम करोगे। 15 मिनट का क्विज है तो 14:30 पे खत्म हो रहा होगा, बच्चों ने बहुत पहले कर लिया था, 10-12 मिनट बच्चों ने किया हुआ, ठीक है ना। तो मैंने सच से लेकिन फिर भी कहा था कि आप टाइम क्विज का बढ़ाएं। आई से इट अगेन एंड आई इंश्योर कि वो जो हम वो मिड का वो वाला बनाए वो उसमें टाइम मिले आप, ठीक है ना। द टीएस थॉट कि वो टाइम फिर भी ठीक है कम था, इवन दो के बच्चों ने कर लिया था, बट स्टिल इट्स बेटर। क्या देखो ना, उसमें भी एक आपने वो ढूंढना होता है स्वीट स्पॉट के, अगर हम टाइम ज्यादा देते हैं तो इट गिव्स पीपल टाइम टू सर्च ऑन गूगल, ठीक है, तो चीटिंग ज्यादा होगी। अगर हम टाइम इतना देते हैं कि यू बेयरली हैव लाइक 40-50 सेकंड्स फॉर अ क्वेश्चन, तो यू वोंट हैव टाइम टू go search on Google and look at an article and search it for an answer and then come back and type the answer. But it will be enough time अगर आपने काफी अच्छा पढ़ा हुआ है कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको आंसर आ जाए और आपको एक बटन पे क्लिक करना। तो मिड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें there will be the pre-lab, there will be the in-lab, there will be the LMS quiz component and there will be the vibe। ये 4 कंपोनेंट्स। इनकी वेटेज क्या है हर एक की वो अभी हमने फाइनलाइज नहीं की, मैं बता, बट प्रॉब्ली जो ये लैब वाली है ना, प्री लैब इन लैब वाइवा, इनकी से ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी एलएमएस टेस्ट, ठीक है। चलो मैं अब ट्यूटोरियल पे आता हूँ और ये फिर अब वैसे तो ट्यूटोरियल 1 घंटे का होना था लेकिन 16 मिनट तो इसमें लग गए इन सवालों जवाब में, तो मेरा प्लान 1 घंटे का ही है, होपफुली 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप थक जाए तो मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा और इसको हम बाकी बाद में किसी दिन कर लेंगे, कल या परसों या अभी, क्योंकि 1 हफ्ता है ना मेरे, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए उसी वक्त अनम्यूट करके बोल देना, अगर मैं चैट ना पढ़ूं तो भी बोल देना, ठीक है, बता देना। शुरू करें? ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, पहले तो मैंने ना आपको यूजर इनपुट, अच्छा देखो अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी, जैसे मैं बता रहा था कि ये सारी मैथ की चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, इनसे कोई घबराने की खास जरूरत नहीं थी। कि जिस तरह मैथ्स में भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो x = 7, उसी तरह से आप यहाँ पे भी डिक्लेयर करते हो वेरिएबल्स, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं थी। फंक्शंस भी अभी आपने फंक्शंस वैसे नहीं पढ़े फॉर्मली, लेकिन ये जो फंक्शन है सिंटैक्स, ये वही जो मैथ में होता है, f ऑफ समथिंग, ठीक है, = 2x + 1, ठीक है, ये वही फंक्शन भी उसी तरह से, जब फंक्शन और डिटेल में पढ़ोगे तो भी आपको नजर आएगा। इफ स्टेटमेंट्स जो आप पढ़ रहे हो, यू मे हैव सीन पीस वाइज फंक्शंस इन मैथ्स। ये देखिए मैं पीस वाइज फंक्शंस, राइट, इसमें क्या होता है कि आप एक सर्टेन एक्स की वैल्यू इस फंक्शन को देते हो, तो फॉर एग्जांपल यू गिव इट एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, तो ये अब जो आंसर निकलेगा द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो आंसर निकलना है आपका, वो या तो इस फॉर्मूला से निकलेगा या इस फॉर्मूला से निकलेगा, एंड विच फॉर्मूला वी यूज डिपेंड्स ऑन के एक्स की वैल्यू जो आपने प्रोवाइड की है वो क्या है, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वेयर एज इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी अगर एक्स की वैल्यू जो आपने इनपुट में दी है वो लेस देन 0 है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इफ स्टेटमेंट भी इसी तरह होता है ना, कि आप अगर मैंने यही वाला जो फंक्शन मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, अगर मैंने इसको एक इफ स्टेटमेंट में कोड करना हो, वैसे मैं भी इफ स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स शुरू से पढ़ाऊंगा एज इफ यू हैवंट सीन देम बिफोर, लेकिन जिनको अगर थोड़ी बहुत आती हैं तो उनके लिए मैं दिखा देता हूँ। अगर ये जो मैंने अभी लिखा था आपके सामने पीस वाइज फंक्शन, अगर इसको मैंने इफ स्टेटमेंट्स में लिखना हो, तो आप एक्स की वैल्यू पहले डिक्लेयर करेंगे, ठीक हो गया, डिक्लेयर होगी एक्स की वैल्यू, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, देन आप पहले चेक करेंगे क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो वी विल सी आउट वो जो वहां पे फॉर्मूला लिखा था 2x, ठीक है, यानी 2 × x, ठीक है, 2 × x, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, सॉरी ये इसको ऐसे करना है, ठीक है, एंड इफ दैट इज नॉट द केस, ठीक है, इसको आप अगर अलग लाइन पे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर आप कैसे लिखते हैं, बट ये जो ब्रेसेस हैं ये वर्टिकली अलाइन होने चाहिए, ठीक है, इट हेल्प्स यू ताकि आप एक ब्रैकेट मिस ना करें, ठीक है। अच्छा, तो और एल स्टेटमेंट में क्या आएगा, एल स्टेटमेंट में आएगा कि इसका जो दूसरा, इसका जो ऑपोजिट केस है वो क्या होता है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू 0 होगी, तो वो आप यहाँ पे लिख दो, उसमें आप x² आउट कर दोगे। तो ये वही वाला पीस वाइज फंक्शन है जो मैंने अभी वहां पे लिखा था और मैंने यहाँ पे लिख दिया, if I राइट इट अगेन, तो वो ये था f of x
इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ 2 कह लो, ये पहले तो एफ ऑफ एक्स है, ये फॉर्मूला है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, आप एक्स की वैल्यू जो मर्जी डालें, ये जो कोड है ये उस वैल्यू के हिसाब से आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब इट्स आइदर 2x और इट्स x स्क्वायर। 2x कब होती है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ये आपने सैट में पढ़ा था, आप लम्स में आए हैं तो आपने ज्यादा सैट दिया होगा प्रॉब्ली, तो उसमें ये होता है, और अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ये वही स्टेटमेंट है। एनीवेज मेरा पॉइंट ये था कि चीजें मैथ में हैं, तो दिस इज नॉट, अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें कुछ नया नहीं है, तो यू शुडंट बी टू वरीड अबाउट दिस, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट अगेन। आई विल बी अज्यूमिंग कि आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं, वेरिएबल्स आपको आते हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स का आपको पता है, ठीक है, इंट का, डबल का, फ्लोट का, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको आती है। सेट प्रिसीजन वगैरह को भी वो भी आपको, वो हम यूज नहीं कर रहे आज के इस ट्यूटोरियल में, लेकिन आई विल अज्यूम कि वो चीजें नहीं मैं पढ़ा रहा। आई स्टार्ट ऑफ विद इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, बट लेट मी स्टार्ट विद जो सी आउट और सी इन है। तो अभी तक आपने सी आउट देखा, ठीक है, कि आप सी आउट से कोई वैल्यू आउटपुट कर सकते हो इन द टर्मिनल, ठीक है। इफ आई ओपन अप अ टर्मिनल and I run this g++ index.cpp के, तो ये आपने एक चीज कंसोल में आउटपुट कर दी है। मैंने बताया था सी आउट का फुल फॉर्म आप सोच सकते हो कि सी स्टैंड फॉर कंसोल और आउट स्टैंड फॉर आउटपुट, ठीक है, कि ये जो कंसोल है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल को कंसोल भी कहते हैं, इसके अंदर आप कोई चीज आउटपुट कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह सी इन का फंक्शन भी होता है, विच इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल, कि आपका जो यूजर है जिसने इस प्रोग्राम को रन किया है, ./a लिख के एंटर किया है, जिसने ये प्रोग्राम रन किया है, उससे आप एक वैल्यू मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सी इन का फंक्शन यूज होता है, फंक्शन नहीं, डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है, सी इन। और इसको याद रखने के लिए, इनका सिंटैक्स याद रखने के लिए I'll tell you a शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको याद रहेगा थोड़ा सा सिंटैक्स, ठीक है। अच्छा, लेट मी शो यू कि सी इन काम कैसे करता है। तो लेट्स से कि आपने यूजर से एक इंटीजर मांगना है इनपुट में, ठीक है। नाउ रिमेंबर व्हेन आई से यूजर, इसका मतलब ये है कि नीचे कंसोल में जो बंदा आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, आप हो प्रोग्रामर जिसने ये प्रोग्राम लिखा है, जिसने कोड लिखा है, आपका यूजर जो है वो यहाँ पे टर्मिनल में है जो इस प्रोग्राम को रन कर रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो आप खुद दो, वो कोई भी हो सकता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है फॉर एग्जाम्पल, जिसको 3 नंबर दिए जाए तो वो उसका एवरेज निकाल देता है। ये प्रोग्राम आप किसी ऐसे यूजर को दे सकते हो जिसको यूज नहीं करना आता, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है, तो वो सिर्फ ये टर्मिनल यूज करेगा। आपने उसे बता दिया कि भाई आपने ./a लिखना है, फिर आपने 3 नंबर एंटर करने हैं और एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट पीपल, एक वो जो ये प्रोग्राम लिख रहा है और एक वो जो यहाँ पे आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है, उसको हम यूजर कहेंगे। तो आपने अगर यूजर से कोई नंबर इनपुट में लेना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले तो आप एक वेरिएबल बनाते हो जिसमें आपने वो वैल्यू स्टोर करनी है जो आपने यूजर से मांगी है, ठीक है। तो इफ आई वांट द यूजर टू एंटर एन इंटीजर, तो आई विल क्रिएट एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। यूजर हमें जो वैल्यू देगा हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड देन यू राइट सी इन, जिस तरह आप सी आउट लिखते थे ना कंसोल में आउटपुट करते वक्त, आप क्या लिखते थे, आप सी आउट लिखते थे, ठीक है। तो ये दो स्मॉलर देन के सिंबल्स, एंड देन यू यूज टू आउटपुट व्हाट यू वांटेड टू आउटपुट, राइट, इस तरह से। सी इन में यू राइट सी इन, देन दो ग्रेटर देन के सिंबल्स एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल एक्स, जिस वेरिएबल में आपने वो वैल्यू स्टोर करनी है। और ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन का क्या सीन है, ये जो चीजें है ना, ये ऑपरेटर्स, ये आप सीखोगे CS200 के अंदर, और इनको ओवरलोड करना, इस तरह की चीजें। तो अभी मैं इसकी लॉजिक बहुत अच्छी तरह शायद डेप्थ में ना समझा सकूं कि ये सिंबल जैसे ही क्यों हैं वगैरह, बट आई हैव ए ट्रिक जिससे आपको ये याद रहेगा कि सी आउट के टाइम पे ये कौन सी सिंबल आनी चाहिए, सीन के टाइम पे कौन सी सिंबल आनी चाहिए, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आपका जो टर्मिनल है ना, ठीक है, लेट मी यूज वाइट फॉर द टर्मिनल, ठीक है, ये आपका टर्मिनल, ठीक है, ये नीचे वाले टर्मिनल की मैं बात कर, ये वाला टर्मिनल, ठीक है, ये व्हाइट में मैंने लिखा हुआ है, और आपका जो प्रोग्राम है जो आपने लिखा है C++ में वो ये, ठीक है, C++ प्रोग्राम आपका ये चल रहा है, और ये आपका टर्मिनल है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, नाउ इमेजिन कि ये जो कंसोल है, यहाँ पे आपने जब कुछ सी आउट करते हो ना, आप यहाँ पे लिखते हो सी आउट, और फिर आप ये वाले सिंबल्स बनाते हो, ठीक है। इन दो सिंबल्स को ऐसे इमेजिन करो कि जैसे ये ना एक फनल है, ऐसा, ये स्मॉलर देन के ग्रेट, ये स्मॉलर देन के सिंबल ऐसे ही होते हैं ना, इमेजिन देम टू बी अ फनल, ठीक है, ऐसा।
जो यहाँ से आपकी कोड से आता है और कंसोल में चला जाता है। आप ये देखो, आप ये जो फनल है, ये वाला, इसके लेफ्ट साइड पे कंसोल लिखते हो ना, राइट? तो इट्स लाइक अ फनल जिसके अंदर आप जो वैल्यू डालते हो, ये ओपन एंड में जो वैल्यू डालते हो वो दूसरी तरफ चली जाती है, कहाँ चली जाती है? कंसोल में, राइट? तो आप यहाँ जो चीज लिखोगे वो थ्रू दिस फनल इट गोज इनटू द कंसोल, ठीक है? और दूसरी तरफ क्या है, इसका 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 जो ऑपोजिट है वो सी इन है। उसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे लिखते हो सी इन, तो यू यूज दी सिंबल्स, ये वाले, राइट? तो उस केस में जो फनल की डायरेक्शन है वो इस तरह से है, इस तरह से, राइट? क्योंकि इसमें फ्लो इस तरफ से आ रहा है, टर्मिनल से यूजर वैल्यू एंटर कर रहा है और वो आपकी कोड के अंदर जा रही है, ठीक है? और फनल की दूसरी तरफ जो चीज पड़ी होगी उसके अंदर वो वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। और फनल की दूसरी तरफ क्या पड़ा हुआ है, यानी कि फनल की डायरेक्शन देखो, फनल का ओपन एंड किस तरफ है? यहाँ पे, विच मीन से कंसोल से चीज आ रही है कोई और कहाँ जा रही है? इस वेरिएबल के अंदर, और वहां पे जाके पड़ी होगी। और जब मैं आपको शुरू में पढ़ा रहा था वेरिएबल्स, जो मैंने पहला ट्यूटोरियल रखा था, तो आई टोल्ड यू कि वेरिएबल्स होते हैं, थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ बॉक्स जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो। तो व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, जब आप ये इंट एक्स कहते हो, सिर्फ इंट एक्स कहते हो, अभी इसमें कोई वैल्यू आपने स्टोर नहीं की, तो इट्स लाइक आपने एक बॉक्स बना दिया है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ठीक है? और उस बॉक्स को आपने नाम दे दिया है एक्स का, उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया कि ये है एक्स, ठीक है? बट उस बॉक्स के अंदर अभी कोई वैल्यू आपने नहीं रखी, एज लॉन्ग एज यू जस्ट सेट इंट एक्स, ठीक है? आपने x इज इक्वल टू समथिंग नहीं कहा, तब तक ये एक बॉक्स बन गया, बट द बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है? एंड व्हेन यू से x इज इक्वल टू 7, ठीक है, यू पुट 7 इनसाइड द बॉक्स, ठीक है? ये आप 7 इनसाइड द बॉक्स रख देते हो, तो यहाँ पे अंदर 7 आ गया, बॉक्स का नाम x है। और अगर आप उससे अगली लाइन पे यू से x इज इक्वल टू 8, इट्स लाइक आपने बॉक्स के अंदर से वो जो 7 पड़ा हुआ था वो निकाला और आपने उसकी जगह 8 रख दिया, ठीक है? बट द बॉक्स रिमेन्स द सेम, ठीक है? तो आप इसी तरह ये सोचो कि जब आप सी इन ले रहे होते हो और यहाँ पे ये जो फनल है, जो मैंने आपको वो फनल वाली एग्जांपल दी है, इट्स लाइक ये जो फनल है इस तरह से, ठीक है? उसके यहाँ पे कंसोल है और राइट साइड पे वेरिएबल एक्स पड़ा हुआ है। तो इट्स लाइक कंसोल में से एक वैल्यू आ रही है, फनल के अंदर से जा रही है, और यहाँ पे एक डब्बा पड़ा हुआ है जिसका नाम है एक्स, उस डब्बे के अंदर वैल्यू चली जाती है, ठीक हो गया? तो दैट्स हाउ यू कैन थिंक ऑफ दीज सिंबल्स, और आपके सिंबल्स नहीं भूलेंगे, ठीक है? कि सी आउट में स्मॉलर देन के सिंबल और सी इन में ग्रेटर देन के सिंबल, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो लेट्स सी के ये काम कैसे करता है, इनपुट, ठीक है? तो अभी इस फिलहाल मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल एक्स बनाया है और मैंने कंसोल में से इनपुट लिया, और जो इनपुट आया उसको मैंने वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है? और फिर मैंने उस वैल्यू के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है? कोई आउटपुट नहीं किया, उसको दिखाया नहीं है, कुछ नहीं किया। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम रन किया। नाउ नोटिस अमूमन क्या होता था एक आम प्रोग्राम में कि ये प्रोग्राम चलता था, कोई आउटपुट आता था और फिर प्रोग्राम खत्म हो जाता था, एंड यू सॉ अनदर वन ऑफ दीज लाइंस, राइट? लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे प्रोग्राम पॉज हो गया, ठीक है? ये किसी चीज का वेट कर रहा है, इट्स वेटिंग फॉर द यूजर टू एंटर अ वैल्यू एज इनपुट। तो अब मैं जब तक एक वैल्यू लिख के एंटर नहीं लिखूंगा तब तक ये प्रोग्राम पॉज रहेगा, इट्स वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर देता हूँ, आई एम एक्टिंग एज द यूजर नाउ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17 या कोई भी वैल्यू 178 whatever you want, कोई भी इंटीजर वैल्यू, एंड आई हिट एंटर, ठीक है? नाउ द प्रोग्राम इज एंडेड। तो जब मैंने 17 लिखा था इस लाइन पे, जब कोड आया था, तो क्या हुआ, मैंने 17 लिखा, वो 17 जाके इस वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है? और फिर प्रोग्राम खत्म हो गया क्योंकि मैंने उस एक्स की वैल्यू के साथ कुछ किया नहीं है। बट आई कैन आउटपुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज वेल, आई कैन देन से सी आउट एक्स, ठीक है? तो एक्स की वो जो वैल्यू मैंने एंटर की थी वो आउटपुट भी हो जाएगी उसके बाद, ठीक है? तो ये बात भी वाइल राइटिंग का प्रोग्राम याद रखा करें कि आपका प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है? आप और आप ना फिलहाल ये जो ऊपर वाली चीजें होती है ना, ये सारी फिलहाल इनको इग्नोर करें। जस्ट थिंक ऑफ ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इनके दरमियान वाली चीज, थिंक ऑफ इट एज योर प्लेइंग ग्राउंड, जहाँ पे जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा, इसके बाहर जो लिखेंगे वो नहीं है, ठीक है? और आप फिलहाल सिर्फ इस चीज की फिक्र करें। और यहाँ पे चीजें दे वर्क इन अ टॉप टू बॉटम फैशन। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है? तो व्हेन यू स्टार्ट, लाइन 7 क्या करती है, क्रिएट्स अ बॉक्स, कॉल्स इट एक्स, बट द बॉक्स इज एम्प्टी। लाइन नंबर 8 पे क्या होता है कि यहाँ टर्मिनल में द प्रोग्राम वेट्स फॉर द यूजर टू एंटर अ वैल्यू। वो जो वैल्यू है जो भी यूजर एंटर करे वो उस बॉक्स के अंदर फिर रख दी जाती है इन द वेरिएबल एक्स, एंड देन यू सी आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, ठीक है? तो वो वही आउट कंसोल में आउटपुट होता है, ठीक है? एंड लेट मी रन
this program, ठीक है, तो it's waiting for the value right now. I can enter a value like I can enter 15, तो ठीक है, like 17 enter कर दो जो मर्जी, ना hit enter, then you see एक और 17 आ गया. This is the value of x जो कि मैंने आउटपुट की, ठीक है. हसन पूछ रहा है कि आप वो डैश ओ ए नहीं लिख रहे. अच्छा, वो आप तब लिखते हो यहाँ पे, ये डैश ओ लिख के टास्क, ठीक है, ये आप तब लिखते हो जब आप चाहते हो कि ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बने फाइनल, जो exe के नाम से फाइल है, उसका नाम आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हो. तो इफ आई वांट कि इस फाइल का नाम मेरी मर्जी से रखा जाए, मैं उसका नाम हसन रखना चाहता हूँ, हसन.exe, तो मैं ये पूरा कमांड रन करूंगा, ना हिट एंटर, और यहाँ पे आप देखोगे हसन.exe के नाम से फाइल बन गई है, ठीक है ना. एंड देन आई विल राइट ./हसन, ठीक है. Whereas if I don't write anything, अगर मैं डैश ओ वाला डायरेक्टिव ना दूं, अगर मैं सिर्फ g++ index और cpp दे दूं, let me delete all of these files, executables, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट a.exe के नाम से फाइल बन जाएगी, ठीक है, ये देखिए, और फिर मैं ./a करके उसको रन कर दूं, ठीक है. अच्छा, why are there 2 17s, ठीक है. तो जो पहला 17 है वो मैंने इनपुट किया है, वो अगेन मैं बता रहा हूँ कि थिंक ऑफ इट एज कि ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है. तो लाइन नंबर 7 पे क्या हुआ था, अच्छा, आई वांट सम वन ऑफ यू टू स्पीक अप, मुझे बताओ लाइन नंबर 17 जब रन होगी तो क्या होगा. सर x वेरिएबल बन जाएगा, एम्प्टी इंटीजर वेरिएबल, एक एम्प्टी इंटीजर वेरिएबल व्हिच लाइक अ बॉक्स जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कि इसके अंदर x की वैल्यू पड़ी है, बट द बॉक्स इज एम्प्टी, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है. व्हाट हैपेंस ऑन लाइन 8, सर वो इनपुट लेता है और इनपुट को x में स्टोर कर देता है. हाँ, यानी कि यहाँ जो ये जो आपका टर्मिनल है, कंसोल है, इसके अंदर वो वेट करता है कि जो यूजर है जिसने ये प्रोग्राम रन किया या टर्मिनल के अंदर ./a लिख के वो कोई वैल्यू एंटर करे, ठीक है. और जो वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स से उसने 17 एंटर की, वो यहाँ जाके इस बॉक्स के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है. और फिर लाइन नंबर 10 पे क्या हुआ है, सर x आउटपुट हो जाता है. हाँ, यानी आपने जब कहा सी आउट x, तो वो प्रोग्राम ने क्या किया कि वो गया x वाले बॉक्स के पास, उसने ये बॉक्स खोला, देखा बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ, बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ था 17, तो उसने सी आउट 17 कर दिया और आपको कंसोल में 17 नजर आ गया, ठीक है. तो वो जो पहला 17 नजर आ रहा था वो तो हमने लिखा था ना इनपुट करने के लिए, ठीक है. और जो बाद में 17 नजर आ रहा है वो आउटपुट है जो सी आउट से आया है, ठीक है. जी हाँ सर. समीन, ऐसे ही है. हाँ, शुक्रिया. आपका नाम क्या है. मोहम्मद मूसा. हाँ, ठीक है, शुक्रिया, ठीक है. और आप यहाँ और भी इसे आगे पीछे सीन सी आउट करते रहो. फॉर एग्जांपल, मैं बिफोर टेकिंग द इनपुट आई वांट टू टेल द यूजर समथिंग, ठीक है, तो मैं एक चीज सी आउट करना चाहता हूँ, ठीक है. आई विल टेल द यूजर के प्लीज एंटर आवर नंबर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है. लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन. सबसे पहले क्या होगा, कैन समवन गेस, लाइन नंबर 7 जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा. आई वांट समवन एल्स टू स्पीक अप नाउ अदर देन मूसा. अबीहा, दुआ, जुरेज, समवन. सर नगीना बताओ. सिंपल आउटपुट आ जाएगा ना वहाँ पे के जहाँ पे हमने डालनी पड़ेगी अपनी वैल्यू. एग्जैक्टली, यहाँ पे ऐसा लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर आवर नंबर, ठीक है, तो वो लिखा आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद ये जो लेट मी रन दिस, आप एक दफा देखिए, ठीक है. तो पहले आया प्लीज एंटर नंबर एंड देन द प्रोग्राम हैज स्टॉप, ठीक है. वो वेट कर रहा है कि मैं कोई वैल्यू एंटर करूं, द यूजर एंटर्स अ वैल्यू, तो आई एंटर फॉर एग्जांपल 100, ठीक है. एंड एज सून एज आई एंटर, अभी इस लाइन पे कोड रुक गया, लाइन नंबर 11 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, लाइन नंबर 9 पे कोड रुक गया. आई राइट 100, आई हिट एंटर, एंड देन व्हाट हैपेंस, फिर लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो जाती है. वो वही वैल्यू जो हमने अभी लिख के एक्स में स्टोर किया है विच इज 100, उसको आउटपुट कर देती है और वो आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आता है, ठीक है. प्रोग्राम एंड लाइन के साथ काम नहीं करता. उसके लिए ना आपको एक अलग एक और ये डालना पड़ता है इसमें, ठीक है. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स जो आप सी आउट कर रहे हो, ठीक है. तो इफ यू वांट टू सी आउट टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, तो आपको दोनों के बीच में ये डालना पड़ता है. जब भी आप कोई एक एंटिटी, कोई एक ऑब्जेक्ट उसको सी आउट कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सिंबल लगाते हो, ठीक है. तो दिस इज वन स्ट्रिंग, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, वन एंटिटी जिसको आप सी आउट कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद एक और नई एंटिटी आप डालते हो, तो उसके लिए एक और ये सिंबल डालोगे. फिर आप उसके बाद एक नंबर आउटपुट करना चाहते हो, उसके लिए एक अलग सी डालोगे, ये सिंबल, ठीक है. हर एंटिटी के लिए एक अलग स्मॉलर देन के पेयर, ठीक है.
Sir, I have a question. Am I audible? हाँ अच्छा, so मैंने पूछना था कि यहाँ पर आपने CN लिखा है, तो उसके बाद से you didn't write end line and L, तो फिर like compiler को कैसे पता कि वो C out जो भी हमारी आउटपुट होगी वो हमने अगले लाइन पे करनी है, वो अच्छा उसी नहीं, लाइन पे क्यों आ रही है? वो इसलिए होता है कि जब आप इनपुट ले लेते हो ना तो उसके बाद आप एंटर दबाते हो, राइट, तो वहां से एक नई लाइन बन जाती है। जब मैं यहाँ पे इनपुट एंटर करता हूँ ना, फिर मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, ठीक है, तो वो, और उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि जिस लाइन पे उसने इनपुट लिया होता है ना, उस लाइन पे वो मजीद कोई चीज आउटपुट नहीं करता, ताकि ये कंफ्यूजन ना आए कि यूजर का एंटर किया हुआ इनपुट क्या था और जो हमने प्रोग्राम ने आउटपुट किया वो क्या, Alright, okay, thank ठीक है, you. वरना वो दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे और वो मिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो उस वो करने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है कि व्हेनेवर यू टेक सी इन, तो उसके बाद एक नई लाइन खुद ही वो इंसर्ट कर देता है प्रोग्राम, ताकि वो दोनों मिक्स ना हो। वरना आपके पास जैसे यहाँ 100 लिखा होगा और उसके आगे आउटपुट में भी 100 आ रहा होगा और ये ऐसे आती है, ठीक है, विच इज कंफ्यूजिंग, तो वो डिफॉल्ट बिहेवियर है, सही, ठीक हो गया। एंड यू कैन प्ले अ लॉट विद दिस, तो फॉर एग्जांपल आप ये सी आउट, सिर्फ एक्स को सी आउट करने के बजाय आप एक और चीज भी सी आउट कर सकते हो उससे पहले, यू कैन से थैंक यू the number you entered is, and then you see out x, ठीक है, तो पहले ये चीज सी आउट होगी और फिर ये चीज सी आउट होगी, ठीक है। आप इसको एक ही लाइन पे भी लिख सकते थे, you could have concatenated them like this, एक ही लाइन पे, मर्जी है। So it says please enter a number, I can enter like 89 for example, enter, it says thank you, the number you entered is 89, ठीक है। तो अगेन पहले ये लाइन आई, उसने मेरे से कहा प्लीज एंटर नंबर, फिर उसने एक वेरिएबल एक्स बनाया इन एंटिसिपेशन ऑफ माई इनपुट, फिर उसने लाइन नंबर 9 पे मेरे इनपुट का वेट किया, मैंने वो इनपुट दिया एज 89, ठीक है, इनपुट उसे मिल गया, उसने एक नई लाइन बनाई ताकि आगे जो भी आउटपुट आए वो इस इनपुट के साथ मिक्स ना हो जाए, ऐसा ना हो कि यहीं पे 89 के आगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए थैंक यू एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर उसने ये चीज आउटपुट की और फिर उसने एक्स की वैल्यू आउटपुट कर दी एंड यू गॉट दिस रिजल्ट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, ठीक है, we share the results as well. So it seems के 95% of you are absolutely clear. There is one kid जिसको थोड़ा clear है and one kid जिसको clear नहीं है। तो मुझे you can ask the question, आप private chat में पूछ लो, अच्छा you accidentally clicked on no, ठीक है, कोई बात, which means कि सबको समझ आ गई, good, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इनपुट के साथ आप बहुत बहुत कुछ खेल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अब आप बड़े मजे के प्रोग्राम, यू कैन राइट अ कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क द यूजर कि मुझे दो नंबर बताओ और आप यूजर को उसका सम बता दोगे, ठीक है। तो यू से कि पहले आप यूजर से कहोगे कि बताओगे कि क्या करना है, यू से सी आउट, ताकि कंसोल में कुछ लिखा हुआ है, यू वांट टू टेल द यूजर कि मुझे दो नंबर्स दो, प्लीज एंटर टू इंटीजर्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये किया आपने। उसके बाद आप अब इनपुट लोगे यूजर से, आप इंट एक्स करते हो, इंट वाई करते हो, यानी आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए ताकि आप यूजर आपको जो दो वैल्यूज दे वो आप स्टोर कर सको कहीं पे, ठीक है ना। तो देन यू टेक द यूजर इनपुट, आपने पहला इनपुट लिया एक्स का, ठीक है, यानी एक वैल्यू इनपुट ली और उसको थ्रू दिस फनल एक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है, फिर आपने एक और वैल्यू ली, उसको वाई के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो दो दो वैल्यूज इनपुट में आएंगी, ठीक है, एंड देन यू आउटपुट सी आउट के द सम of these two numbers is, ठीक है, and then you can see out x plus y, ठीक है, यानी x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू, ये तो आप करते रहे हैं ना पहले भी, राइट, आप दो नंबर्स को ऐड करते रहे हैं पिछली लैब्स में, तो ये वही चीज है, तो आप उनका सम प्रिंट, आपने मतलब कि काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज भी लगाए हैं आपने, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस भी निकाले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले थे आपने, एवरेजेस निकाली थी, बड़ा कुछ किया था, तो ये तो मजाक है, राइट। लेट्स रन दिस कोड, ठीक है, please enter two integers, so I'll enter the first integer as for example 50 and the other one as, अभी देखो अभी भी प्रोग्राम नहीं चला, वो अब दूसरे इंटीजर का वेट कर रहा है,
which means कि लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो गई है। लाइन नंबर 11 पे वो मेरा वेट कर रहा था कि मैं कोई नंबर एंटर करूं, मैंने 50 एंटर किया, 50x में स्टोर हो गया, ठीक है। अब वो लाइन नंबर 12 पे है, इट्स वेटिंग फॉर मी टू एंटर अ वैल्यू फॉर y, so I'll enter like 40, the sum should be 90, right? I hit enter and then the rest of the line execute. So line number 14 आई, it said the sum of the two numbers is, ठीक है, और फिर line number 15 आई and it output the sum of x and y which is 90. अच्छा, some questions. Abdullah has asked, is line 11 and 12 the same as, हाँ बिल्कुल, मैं शुरू में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, बट जिस तरह आप आउटपुट्स को देख लो मर्ज कर सकते हैं ना आउटपुट्स को, ताकि मैं बार बार सी आउट ना लिखना पड़े इस तरह से, उसी तरह आप सीन को भी मर्ज कर सकते हो ताकि बार बार सीन लिखना पड़े, ठीक है। हर एक इनपुट के लिए आप एक दफा ये वाला सिंबल यूज करते हो और वो वेरिएबल का नाम यूज करते हो, ठीक है। तो दिस विल वर्क एग्जैक्टली एज बिफोर, ठीक है। प्लीज एंटर टू इंटीजर्स, आई विल एंटर लाइक 15 and 15, the answer should be 30, ठीक है। तो the sum of these numbers is 12, ठीक है। अच्छा, अलीशा ने पूछा है व्हाट इफ द यूजर एंटर्स अ डेसिमल वैल्यू। हाँ, अच्छा, ये अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है कि अगर तो हमने यूजर से कहा कि एक नंबर एंटर करो, ठीक है, और हमने आगे जो वेरिएबल रखा हुआ था, द बॉक्स दैट वी हैड इन प्लेस ओवर देयर, इट्स लाइक आप यूं सोचो, जस्ट अ सेकंड, मैं टैबलेट पकड़ लूं, हाँ, तो इट्स लाइक कि ये आपके पास वो बॉक्स है जो आपने बना के रखा हुआ है, तैयार रखा हुआ है, जिसका नाम है x, ठीक है, और ये ऊपर वो फनल है सी इन वाला, जिसमें से वो यूजर के वो उसने आना है, इनपुट में आना है, सी इन का फनल, ठीक है। तो अब आपको पता है, मैंने ये बॉक्स की एग्जांपल इसलिए दी है कि आपकी जो रैम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी वो फोन में जैसे 4 GB 8 GB, लैपटॉप में भी ऑलमोस्ट इतनी होती है, ठीक है, ये वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन की वेरिएबल की टाइप क्या है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी इज रिजर्व्ड फॉर दैट वेरिएबल। तो यू कैन इमेजिन के ऐसे है जैसे मेमोरी में एक डब्बा बना दिया गया है और वो डब्बे का साइज क्या है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने वेरिएबल की टाइप क्या रखी। तो अगर आपने इंटीजर रखी है ना वेरिएबल की साइज, तो ये जो बॉक्स है इट्स लार्ज इनफ टू होल्ड अ वैल्यू एज लार्ज एज 4 बाइट्स। बॉक्स का साइज ये 4 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने एक वैल्यू एंटर की 4, ठीक है, वो यहाँ चली गई एंड 4 विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू फिट 4 इन दिस बॉक्स क्योंकि इसका साइज सफिशिएंट है। बट अगर यूजर ने यहाँ पे कोई और वैल्यू एंटर कर दी, लाइक यूजर एंटर्स 2.768, नाउ अ फ्लोट वैल्यू और अ डबल वैल्यू, इट टेक्स अप अ लॉट मोर स्पेस। तो आपने वेरिएबल जो बनाया था, जब डिक्लेयर किया था, तो वो इंटीजर था, विच मींस कि आपने 4 बाइट्स की जगह मेमोरी में रखी थी फॉर द इनकमिंग वैल्यू, लेकिन जो इनकमिंग वैल्यू आ रही है वो 4 बाइट से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो यू वोंट हैव स्पेस इन द बॉक्स, ठीक है। तो कंपाइलर, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, 2 काम हो सकते हैं, या तो आपका कंपाइलर करेगा कि वो ये जो डेसिमल वैल्यूज थी इनको मिटा के सिर्फ 2 स्टोर कर देगा, ठीक है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देगा, या वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो मोस्टली एरर देता है। तो इन द केस ऑफ एरर आपके पास ये सी इन के कुछ फंक्शंस हैं, सी इन डॉट क्लियर वगैरह, जो आप यूज करते हो टू हैंडल दोज एरर्स, लेकिन वो अभी हम ना इस लैब में इंक्लूड नहीं कर रहे। आफ्टर द मिड टर्म सर वो पढ़ाएंगे एंड देन विल बी इंक्लूडिंग देम। तो तब हम आपसे जब प्रोग्राम लिखवाएंगे उनमें कहा करेंगे कि यू हैव टू हैंडल एवरी बाउंड्री केस। यानी अगर आपने यूजर से इनपुट लिया है और आपने कहा है कि एंटर 2 इंटीजर्स और यूजर 2 डबल्स एंटर कर देता है या एक स्ट्रिंग एंटर कर देता है फॉर एग्जांपल, तो योर प्रोग्राम शुड नॉट क्रैश, इट शुड बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है। लेकिन फिलहाल मिड टर्म की हद तक हम ये आपसे काम नहीं करेंगे। तो यू कैन अज्यूम कि यूजर जो है वो सही नंबर एंटर करे, जो कि असल दुनिया में नहीं होता। यूजर्स नेवर डू व्हाट यू वांट देम टू डू, ठीक है। आपका सिस्टम कभी लोग ऐसे यूज नहीं करते जैसे आप चाहते हो कि वो यूज करें। हम डिजाइन के कोर्स में यही पढ़ते हैं। इनफैक्ट आपको अगर मैं एक वीडियो दिखाऊं इस बारे में, छोटी सी, ये सीन होता है। आप क्या चाहते हो यूजर कैसे आपका सिस्टम यूज करे, यूजर कैसे यूज करता है? हाँ, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर यूजर्स शूटिंग योर प्रोग्राम इन द लैब, ठीक है। लेकिन अभी इस लैब में हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। व्हाई नॉट जस्ट राइट डबल एक्स, ठीक है। तो उस केस में फिर ये होगा कि द वैल्यू दैट यू स्टोर विल बी एक तो ये कि मेमोरी वेस्ट हो रही है। अगर आप इंटेंड कर रहे हो कि आपने इंटीजर स्टोर करने हैं,
लेकिन जगह आप एक डबल की रिजर्व कर रहे हो तो दैट्स वेस्टिंग मेमोरी, ठीक है। मेमोरी इज स्केर्स रिसोर्स, ठीक है। बट एंड द सेकंड थिंग इज के वो वैल्यू जो है फिर अगर यूजर 2 एंटर करता है तो वो एज 2.0 स्टोर होगा, ठीक है। और उसमें फिर डिवीजन जो है वो इंटीजर डिवीजन की जगह वो डिवीजन हो रही होगी, वो डेसिमल डिवीजन हो रही होगी, और आपने देखा होगा कि इन दोनों के दरमियान में फर्क है, ठीक है। तो अच्छा, और कोई सवाल? हम ऐसे करते ही नहीं, हम जो सिस्टम बनाते हो आप यू ट्राई टू मेक इट एज फुल प्रूफ एज पॉसिबल, क्योंकि यूजर कभी वो नहीं करता जो आप चाहते हैं जो वो करे। तो हम बाद में आपसे ये करवाया करेंगे ये काम। अच्छा जी, तो लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, और इसके अंदर ना हम थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट्स को डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने जो कैलकुलेटर बनाया था वो सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड या वो नहीं करता, ठीक है। तो व्हाट इफ वी वांट द यूजर टू नॉट ओनली चूज द नंबर बट आल्सो टू चूज कि उसने ऐड करना है दो नंबर्स को, या मल्टीप्लाई करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। हम वो चीज भी इनपुट में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो एनी आइडियाज हाउ वी वुड गो अबाउट डूइंग दैट? सर हम पूछ लेंगे ऑपरेटर। अच्छा ठीक है। और वो जो ऑपरेटर है उससे हम कैसे स्टोर करें अपने पास, किस वेरिएबल में, किस तरह के वेरिएबल? सर एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे और फिर इफ स्टेटमेंट लगाकर हम एज अ चार CHAR, ठीक और है, फिर हम इफ स्टेटमेंट लगाकर देख लेंगे कि उसने कौन सा ऑपरेटर इनपुट किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो एज अ कैरेक्टर स्टोर कर लो, एज एन इंटीजर स्टोर कर लो। इट्स बेटर टू यूज अ कैरेक्टर, क्योंकि हमें चाहिए एक कैरेक्टर जो होता है वो एक बाइट की जगह लेता है, ठीक है। तो हमें एक बाइट की ही जगह चाहिए, तो वी शुड नॉट ओवर यूज मेमोरी अनलेस वी एब्सोल्युटली नीड टू, ठीक है। तो लेट्स राइट द सेम प्रोग्राम अगेन। इट स्टिल ओनली सपोर्ट्स इंटीजर्स, ठीक है, बट टुवर्ड्स द एंड मुझे याद कराना एंड विल ट्राई टू मेक इट सपोर्ट डबल्स एज वेल। हम यूजर से वही पूछेंगे, do you want to add integers or do you want to add doubles, हम ये भी पूछ लेंगे, ठीक है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल। तो अगेन वही बात है, पहले तो हम यूजर से पूछेंगे, दो नंबर्स मांग लेंगे, ठीक है। तो वही दो नंबर्स हैं int x। अच्छा, ये भी आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, दो नंबर्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग int x एंड देन int y, आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दो इंटीजर डिक्लेयर हो गए, देन यू पोर्ट के मुझे दो नंबर दो, मुझे दो नंबर बता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप सीन करोगे इन दो नंबर्स को, x एंड y, x और y को आपने सीन कर लिया, इन दोनों के अंदर वैल्यू सेव हो गई है, ठीक है। देन यू आस्क द यूजर कि उसने ऐड करना है, ट्रैक करना है, क्या करना है। डू प्लीज एंटर एन ऑपरेटर, और आप उसको बताओ कि ऑपरेटर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्योंकि यूजर्स को पता नहीं होता, हो सकता है यूजर PLUS लिख के प्लस लिख दे। यू वांट द यूजर टू एंटर वन ऑफ दीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। हो सकता है यूजर इसकी जगह वो जो एक्चुअल डिवीजन का सिंबल होता है वो भी एक कैरेक्टर है, वो एंटर करने की कोशिश करे, ठीक है। तो यू हैव टू स्पेसिफाई प्लीज एंटर एन ऑपरेटर, ठीक है, ये आपने लिखा, और फिर आपने एक और सी इनपुट ले लिया। अगेन अब ऑपरेटर भी हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, उसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स डिक्लेयर अ कैरेक्टर वेरिएबल एंड कॉल इट ऑपरेटर, ठीक है, एंड टेक इट एज इन, ठीक है। If something is wrong, operator, चलो ये मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हो रहा था, मैं चला के देख लेता हूँ, कंपाइलर एरर देता है। ऑपरेटर के लिए स्ट्रिंग यूज It is a करेंगे। keyword. I think that's ओ हाँ why. ठीक है, लेट्स कॉल इट होप समथिंग। हाँ सही कह रही है, ऑपरेटर इज अ C++ का वो रिजर्व्ड वर्ड है, C++ रिजर्व्ड वर्ड्स। सी के अंदर रिजर्व वर्ड्स और भी कम थे, C++ के अंदर बहुत ज्यादा। तो ये वर्ड्स हैं जो आप किसी वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते, ठीक है। आप देंगे तो, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी वेरिएबल को सी आउट नहीं कह सकते, यू कांट डिक्लेयर इंट सी आउट, ठीक है, क्योंकि सी आउट का वर्ड C++ खुद यूज करती है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो डोंट ट्राई टू डू दैट। और वो खैर C++ यूज नहीं करती, वो जो आपने ये जो किया है IOStream लाइब्रेरी यूज किया वो यूज करती है, बट इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, यूज यूनिक नेम्स। तो अच्छा, लेट्स डिक्लेयर अ कैरेक्टर वेरिएबल एंड कॉल इट OP फॉर ऑपरेटर, ठीक है।
एंड लेट्स सी इन द ऑपरेटर, ठीक है। और अभी हम फिलहाल क्या करते हैं कि यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आउटपुट कर सकते हैं चीजों को, योर नंबर्स आर, फिर हम एक्स को आउटपुट कर देते हैं, फिर एक स्पेस आउटपुट करते हैं ताकि वो एक साथ ना आउटपुट हो जाए, और फिर वाई आउटपुट करते हैं, ठीक है। और फिर एक एंड लाइन डाल दें, ठीक है। दोनों नंबर्स आउटपुट कर दिए। किसी भी पॉइंट पे चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए तो वही मुझे वहीं पे रोक देना, ठीक है। आई हैव नो आइडिया ऑफ नोइंग कि क्या कंफ्यूजिंग है क्या नहीं है, यू हैव टू टेल मी दैट, ठीक है। और बोल के रोकना, वो चैट हर दफा नहीं खुली होती है। एंड देन वी सी आउट द ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल योर ऑपरेटर इज, अभी हम ऐड नहीं करें नंबर्स, अभी मैं बस देख रहा हूँ कि इनपुट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे दो नंबर बताएं, तो पहला नंबर मैं इसको दे देता हूँ 50 और दूसरा 100, ठीक है। और एक ऑपरेटर देना उसको मैं देता हूँ प्लस, तो इट सेज योर नंबर्स आर 50 and 100 एंड योर ऑपरेटर इज प्लस। तो हमारे पास चीजें सेव हो रही हैं, एक्स वाई और ऑप वेरिएबल्स हमारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? सर अगर हमने पहला सीएन अगली लाइन के ऊपर लेना होता, क्या मतलब? सर ऑपरेटर मुझे के दो बाद नंबर बताएं और फिर, हाँ एज इन लाइक नहीं नहीं जो सीएन है कि मुझे दो नंबर बताएं और फिर मुझे 50 अगली लाइन के ऊपर पूछा वो। अच्छा अच्छा, वो हाँ, तो फिर आप यहाँ पे एक एंड लाइन ऐड कर दो। सही है। तो मुझे दो नंबर बताएं नेट वेट्स, ठीक है। या आप अलग से भी कर सकते हैं, यू कैन से के मुझे पहला नंबर बताएं, ठीक है, एंड टेक एक्स एज इनपुट, देन से मुझे दूसरा नंबर देन टेक वाई एज इनपुट, ठीक है। यूजर के लिए और क्लियर हो जाता है। पहला नंबर बताएं 50, दूसरा नंबर बताएं 100, ठीक है। ऑपरेटर बताएं फॉर एग्जांपल माइनस, तो ये नंबर्स आर 50 100, ये ऑपरेटर इज माइनस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इन्हीं वेरिएबल्स ठीक आ रहे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि नहीं आपकी ना आंखें यूज टू हो गई होंगी इस चीज, लेट मी नॉट डू दैट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमने एक्चुअली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेस्ड ऑन ये कि यूजर ने ऑपरेटर क्या चूज किया था। तो विल राइट एन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। जब an if statement is just a computer model of how you actually think. मैं आपको कहता हूं कि मुझे सुपर स्टोर से जाके कोकोमो ला के दो, तो मैं ऐसे कहूंगा कि यार सुपर स्टोर जाना, 100 वाला पैकेट ले आना कोकोमो का। अगर तो 100 वाला पैकेट पड़ा हुआ तो 100 वाला ले आना, अगर 50 वाला पड़ा हुआ तो 50 वाला ले आना, अगर कोई भी ना मिले, अगर वो भी ना मिले तो 10 वाला ले आना, और अगर वो भी ना मिले तो चिली मिली ले आना, ठीक है। इट विल बी लाइक इफ सुपर स्टोर हैज 100 वाली कोकोमो, ठीक है, देन आप इस ब्लॉक के अंदर लिखते हो कि क्या करना है, बाय 100 वाली कोकोमो, ठीक है। एल्स इफ, सॉरी, अच्छा ये इसको ना अलाइन रखते हैं, ठीक है। एल्स इफ सुपर स्टोर हैज 10 वाली कोकोमो, ठीक है। नहीं, अगर 100 वाली नहीं, अगर ये 100 वाली नहीं मिली तभी आप एल्स स्टेटमेंट पे आओगे, राइट। वरना आप यहीं पे आपका कोड, ये बाय 100 वाली कोकोमो रन होगी और ये बाकी सारा कोड इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं ऐसे ही होता है ना असल में भी, अगर आपको 100 वाली कोकोमो मिल गई है तो आप 10 वाली चेक भी नहीं करोगे कि पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, आप कुछ भी नहीं करोगे, ना आप चेक करोगे ना खरीदोगे, ठीक है, बाय 10 वाली कोकोमो, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, बहुत बुरी किस्मत है आपकी, ठीक है, तो आप फिर एल्स स्टेटमेंट में आ जाओगे, जिसमें जब इनमें ये स्टेटमेंट भी, ये कंडीशन भी नहीं मैच हुई, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं थी, तो आप एल्स स्टेटमेंट में आते हो, विच इज बाय चिली मिली। ठीक हो गया? What is the difference between else if and else? तो else जो है it is your last resort. जब कोई भी स्टेटमेंट ऊपर, जो कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, तब जाके else स्टोर होता है, रन होता है, else वाला ब्लॉक रन होता है, ठीक है। else if आपके पास कई हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि या तो आप 100 वाली कोकोमो लाओ, चेक करो पहले, तो नहीं मिली, ठीक है, तो आप चेक करो कि सुपर स्टोर के पास 50 वाली पड़ी कि नहीं, ठीक है, 50 वाली। तो एल्स जितने मर्जी हो सकते हैं, एल्स इफ यानी जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको आपने उसी तरह देखना है कि ये ऊपर से नीचे तक रन होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये प्रोग्राम रन होगा। पहले वो लाइन 21 पे आएगा,
ठीक है, जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग इस केस में फंक्शन करता कि वो पहले ये कंडीशन चेक करता, ठीक है, क्या 100 वाली कोकोमो पड़ी हुई है, अगर तो पड़ी हुई है तो ये जो कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में कोड है ये वाला कोड रन हो जाएगा, यानी इस कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में आपने जो कहा है ये करो, वो काम आपका प्रोग्राम कर देगा, और वो काम क्या है कि 100 वाली कोकोमो खरीद, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू, और अगर ऐसा हो गया कि 100 वाली कोकोमो पड़ी हुई थी, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ, आपने 100 वाली कोकोमो खरीद ली, तो ये बाकी सारा का सारा जो कोड है ना ये इग्नोर हो जाएगा, राइट, ये इट्स एज इफ ये यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, रन ही नहीं होगा कोई भी चीज, कुछ भी हम ये कंडीशंस भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आप असल में ऐसे ही फंक्शन करते हो ना, अगर मैंने आपसे ये चीज कही थी और आपको आप वहां गए, आपने चेक किया 100 वाली कोकोमो पड़ी है कि नहीं पड़ी, अगर वो पड़ी हुई थी तो वाई वुड यू इवन चेक कि 50 वाली पड़ी है, 10 वाली पड़ी है कि नहीं, राइट। इसी तरह आप फंक्शन करते हो, प्रोग्राम भी इसी तरह फंक्शन करते हो, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट एक ही हो सकती है, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट एक ही होगी, इट इज योर लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन एल्स इफ स्टेटमेंट्स बहुत हो सकती है, ठीक है। और आप देखो इंग्लिश में इसी तरह बोलते हैं ना, ये इट्स अ डायरेक्ट मैपिंग ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। क्या आप कहते हैं, मैं आपसे अगर यही काम मैंने आपसे कहना होता मैं इंग्लिश में कैसे कहता, मैं कहता इफ द सुपर स्टोर हैज 100 वाली कोकोमो देन बाय 100 वाली कोकोमो, एल्स if the superstore has 50 वाली कोकोमो then buy 50 वाली कोकोमो, else if the superstore has 10 वाली कोकोमो then buy 10 वाली कोकोमो, ठीक है। और else यानी कि कुछ भी सही नहीं हुआ then else में क्या होगा कि buy चिली मिली, ठीक है। तो ये वो सर ये समझ में आ रहा है, हाँ बताओ। सर ये वैसे हम नॉर्मल इफ से भी तो कर सकते हैं, मतलब अगर पहले वाला सुपर स्टोर पे 100 वाली कोकोमो ना हो तो वो मतलब ठीक है वो फॉल्स आ जाएगा उधर और फिर अगले इफ पे चला जाए, तो सिर्फ इफ वाले भी से भी तो कर सकते हैं। हाँ लेकिन उसका एक नुकसान है, प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होगा, उसमें क्या होगा ज्यादा अगर मैं साइकिल्स ऐसे होंगे। करता वो ये होगा हाँ कि अगर मैं ऐसे करता हूँ इसको तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट उसने चेक की 100 वाली कोकोमो पड़ी हुई है, इफ यस तो उसने खरीद ली, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आया, उसने कहा अब इवन दो हमें यहाँ पे कोकोमो मिल गई थी तो ये हाँ चेक जी। करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये फिर भी चेक करेगा। इनफैक्ट अगर उसे मिल गई 50 वाली भी तो वो 50 वाली भी खरीद लेगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, अगर मैंने आपसे ये कहा है कि वहां जाओ 100 वाली देखो 100 वाली मिले तो ले आना, और 50 वाली भी देखना वो मिले तो वो भी ले आना, और 10 वाली भी देखो वो भी मिले तो वो भी ले आना, देन यू वुड डू दिस, ठीक है। कि चाहे ये कंडीशन ट्रू है तब भी ये कंडीशन हमें फिर भी चेक करनी है, ठीक है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वेदर और नॉट आपको 100 वाली कोकोमो मिले आपने फिर भी 50 वाली चेक करनी है और खरीदनी है, वेदर और नॉट आपको 50 वाली कोकोमो मिले आपने फिर भी ये चेक करनी है और खरीदनी है 10 वाली। तो अगर प्रोग्राम एफिशिएंट ना हो तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग करते हैं अगर नहीं रिडंडेंट हो? इस केस में तो एफिशिएंसी के अलावा उसके भी मसले थे, फंक्शनैलिटी के भी। तो मैं ये सही। चाहता था जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी मेरी, जो मैंने कहा था करने को, वो ये था कि अगर 100 वाली कोकोमो मिल गई है तो दैट्स इट, आप वो लेके आ जाओगे, आप बाकी कोकोमो नहीं खरीदोगे। बट ये वाला जो प्रोग्राम है अगर इसको 100 वाली मिल गई है और उसने वो खरीद ली है तो इवन देन वो 50 वाली भी खरीदे अगर उसको मिल गई, और वो 10 वाली भी खरीद लाए, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट, ठीक। ठीक है ना। थैंक यू। वो तो मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से एक काम हो, सिर्फ जो सबसे बड़ी कोकोमो मिले वो वाली खरीद लो, दैट्स इट। अच्छा तो ये कॉन्सेप्ट मुश्किल तो नहीं, क्लियर है। सॉरी मैं एक जैसे वर्ड शेयर हो गए, मैंने इसको रीलॉन्च करना था। ये चीज सर ने आपको फ्लो चार्ट बना के सिखाई होगी कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, ठीक है। तो 93% ऑफ यू अंडरस्टैंड परफेक्टली और 7% अंडरस्टैंड लिटिल, वो भी हम जब असल स्टेटमेंट्स पे आएंगे ना तो आपको वो भी समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स राइट रियल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। लेट मी इन फैक्ट मूव टू अ डिफरेंट फाइल एंड राइट अ बेसिक इफ स्टेटमेंट फॉर दोज ऑफ यू जिनको थोड़ा मसला हो रहा है। फिलहाल आपने अपने आप को ना इन चीजों से कंसर्न नहीं करना, ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है ये 200 में आगे समझ आ जाएगी आप। हाँ बताओ। सर मैंने पूछना सर, शेप्स बनाते थे डायमंड शेप, रेक्टेंगल शेप, वो यही है बेसिकली, वो एक अलग चीज है? नहीं वो आप सी आउट से करते हो,
नहीं सर, लेक्चर्स के दौरान ना शेप बनाते हैं हम, ये स्टेटमेंट्स में डायमंड शेप, फिर ये सीक्वेंस डिसीजन और एक और कुछ अच्छा हाँ वही, हाँ वो जो फ्लो चार्ट कहते हैं, हाँ मैं वही बता रहा था कि सर ने आपको चीज फ्लो चार्ट से पढ़ाई होगी, वो ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है ना। अच्छा वो यही है बेसिकली। हाँ वो यही है, मुझे उसके एग्जैक्ट सिंबल्स नहीं पता, लेकिन आई थिंक इफ जो एक डिसीजन होता है वो एक उसको एक डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप वो होता है कि हैज सॉ वाली कोकोमो, ठीक है। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, देन यू परफॉर्म एन एक्शन। अब पता नहीं एक्शन के लिए ये होता है या वो पैरेललोग्राम होता है, आई फॉरगॉटन, लेकिन फिर देन यू से बाय सॉ वाली कोकोमो, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है, या आप फॉल्स नीचे लिख देते हो यहाँ पे, इफ दिस इज फॉल्स, तो एक और कंडीशन है आगे, ये आपकी एल्स इफ स्टेटमेंट होती है। वो कंडीशन क्या है कि 50 वाली कोकोमो पड़ी है क्या, ठीक है। अगर ये भी पड़ी हुई है, अगर ये पड़ी हुई है तो आप ये खरीद लो, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स आ गई, ठीक है, एंड नोटिस के अगर ये कंडीशन पहली वाली ट्रू आ जाती तो आप यहाँ पे आते हैं दैट्स इट, ठीक है। आप यहाँ से आगे कहीं नहीं जा रहे, प्रोग्राम हैज एंडेड, ठीक है। आप यहाँ पे इसको नीचे लाके प्रोग्राम एंड पे ले आते हो, ठीक है। फिर आप ये चेक भी नहीं करते ये वाली चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी स्टेटमेंट्स काम करती हैं। फ्लो चार्ट से समझ लें, इस जो मैंने वो एग्जांपल दिया है कि आप किसी को भी काम कैसे कहते हो, जैसे आपकी अम्मी कहती हैं आपको जाके वो सब्जी ले आओ या कुछ, तो इसी तरह कहती है ना। फिर 100 वाला पैकेट ले आना, ना मिले तो 2 50 वाले ले आना, वो भी ना मिले तो 4 25 वाले ले आना, ठीक है, उस तरह से। शुड वी नो हाउ टू मेक फ्लो चार्ट्स? हाँ, फ्लो चार्ट्स वैसे इसमें कुछ सीखने वाली चीज तो नहीं है, आसान है। मतलब ये तो मुझे याद है शायद 5वीं जमात में पढ़े थे, तब से सीख रहे हैं। तो मतलब ये देख लो कि वो इफ स्टेटमेंट के लिए वो यूज होता है डायमंड, और इस तरह की चीजें। तो शेप से एक दो देख लो, इजी सी है। you may be asked, मतलब I can't say never क्योंकि सवाल सर ने बनाने हैं, but he may ask you to make a flow chart in the theoretical section at least. लैब में तो जाहिर है हम नहीं कहेंगे फ्लो चार्ट बनाओ, लेकिन थियोरेटिकल सेक्शन में हो सकता है क्या है, या हो सकता है ऐसे आ जाए कि हम आपको एक फ्लो चार्ट ये अच्छा, दिस इज अ गुड आइडिया फॉर अ क्वेश्चन, कि हम आपको एक फ्लो चार्ट दे दें और आपसे कहें कि इसको ट्रांसलेट करो इनटू एन स्टेटमेंट, तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो लेट मी, मैं सम ऑफ यू वांट टू आर टायर्ड, तो मैं इसको ना जल्दी खत्म करता हूँ। तो लेट मी इग्नोर दैट, जो मैं सेपरेटली पढ़ने लगा था, हम इसी को कंप्लीट करते हैं, कैलकुलेटर। So now you have your operation inside the op variable, and we can check के अगर op variable के अंदर प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, then run this block of code। और आप ये curly braces क्यों यूज करते हो? सॉरी मैं इसको ना ऐसे, ठीक है। And why do you use these curly braces? इसलिए ताकि आप इस कोड को, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेट्स से आई वांट टू सी आउट x प्लस वाई, ठीक है। अगर ऑपरेटर जो यूजर ने मुझे दिया था वो था प्लस, तो आई वांट टू आउटपुट x प्लस वाई, एंड लेट्स से बाद में आई वांट टू आउटपुट द प्रोग्राम हैज एंडेड, ठीक है। हाउ डज, अगर मैं ये ना डालता ये कर्ली ब्रेसेस, हाउ डज माय कंपाइलर नो कि इनमें से ये जो आगे दो स्टेटमेंट लिखी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंडीशनली रन करनी है और कौन सी हमेशा रन करनी है, ठीक है। हाउ डज द कंपाइलर नो कि जब ऑपरेशन के वाले वेरिएबल के अंदर प्लस पड़ा हुआ है तब ये दोनों रन करने हैं या सिर्फ ये रन करने, ठीक है। हाउ डज इट नो? तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है। तो आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ द कंपाइलर नोज के ये वाली जो लाइन है ये कंडीशनली रन करनी है डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन, जबकि ये जो लाइन है ये हमेशा रन करनी है, इसका इफ स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। वेदर और नॉट दी एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ में जाओ, एल्स में जाओ, एल्स में जाओ, ये तो रन होनी है ना, प्रोग्राम में तो एंड होना ही होना है, ठीक है। तो इस तरह काम। तो आपने इफ स्टेटमेंट चेक किया कि अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस पड़ा है तो वी विल सी आउट x प्लस वाई, ठीक है। एल्स इफ अगर ऑपरेटर के अंदर माइनस पड़ा है देन वी सी आउट x माइनस वाई, ठीक है। एल्स इफ ऑपरेटर के अंदर
मल्टीप्लिकेशन का सिंबल अगर यूजर ने एंटर किया है। Excuse me, sir. हाँ Sir, why are you using a single quotation mark? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। सी प्लस प्लस में सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान में फर्क है। तो जो कैरेक्टर होता है उसे आप सिंगल इनवर्टेड कॉमास के दरमियान में लिखते हो, और जो स्ट्रिंग होती है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, जिस तरह ये एक स्ट्रिंग है, तो उसे आप डबल इनवर्टेड कॉमास में लिखते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, यानी अगर मैं यहाँ पे ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये लिखता, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन करता, उसे मैं कहता सी, और उसके अंदर मैं ये स्टोर करता एच, तो ये मुझे एरर दे देता। ये देख रहे हो यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ एरर, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग को मैं कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर में। ठीक है, तो ये इसको आपको सिंगल इनवर्टेड कॉमास में लिखोगे तो दिस विल बी आइडेंटिफाइड एज अ सिंगल कैरेक्टर। इसकी डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर होगी, इट विल ऑक्यूपाई 1 बाइट ऑफ स्पेस। Okay, sir. Okay, got it. ठीक है, एंड इट विल फिट इन दिस बॉक्स जो हमने बनाया। Thank you. बैक वो अच्छा ठीक हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, एंड एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू, अगर ऑपरेटर आपका स्लैश है देन यू विल सी आउट x स्लैश y। ठीक है, और जो फाइनल एल्स स्टेटमेंट है वो क्या होगी, जब इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं है, यूजर ने कोई फजूल चीज एंटर कर दी है, देन यू विल से प्लीज ये क्या बाबा सी एंटर कर दिए हो। ठीक है, तो लेट्स रन दिस C++ index.cpp वो ये क्या होगा। अच्छा मैंने कोई गलती की है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन मिस किया कि मैंने, कहाँ मिस किया, हाँ या ठीक है G++ index.cpp। ठीक है, पहला नंबर बताएं, फॉर एग्जांपल कोई नंबर जो बड़े प्यारे फिट होते हैं और साथ साथ 44 + 66 100 होता है ना, 44 दूसरा नंबर 66, ऑपरेटर हमने रखना है प्लस, द नंबर्स आर 46, ऑपरेटर इज प्लस, उसके बाद 110 आउटपुट हो गया और प्रोग्राम एज एंडेड। ये एक साथ इसलिए आया है क्योंकि हमने कोई एंड लाइन नहीं डाला था। ठीक है, एक हम एंड लाइंस भी डाल देते हैं। ठीक है, ये और ये हमें नहीं चाहिए, जो रहने दो उनको जो कह रहा है। अच्छा, इन सब के बाद एक एंड लाइन, या एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे एंड लाइन डाल दें इन सब के अंदर। ठीक है, ये ऐसे जादू से, ठीक है, या लेकिन ये इससे छोटा तरीका ये है, ऑलवेज ट्राई टू सेव लाइंस ऑफ कोड। तो आप ये करें कि आप बिफोर सेइंग प्रोग्राम हैज एंडेड आप यहाँ पे एंड लाइन डाल। जी आपने फिर से एक दफा बता सकते हैं और आपने एक साथ लाइनों कैसे किया था? हाँ वो जादू है, उस वो बताने के मैं पैसे लूंगा, कितने पैसे दो। तो वो ना आपने ऑल्ट दबा के रखना है और विंडोज पे, और जितनी जगह पे भी क्लिक करोगे ऑल्ट दबा के रखोगे तो वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप एक साथ टाइप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो आप चाहे इन सब के बाद एंड लाइन डाल दें या इससे पहले एंड लाइन डाल दें, एक ही बात। ठीक है, तो लेकिन ये छोटा पड़ता है। पहला नंबर बताएं 14, दूसरा नंबर बताएं 16, ऑपरेटर बताएं फॉर एग्जांपल, अगर माइनस बताऊंगा तो आंसर -2 आ जाएगा ना, क्योंकि 14 - 16 करेगा वो x - y। तो हाँ -2 आंसर आया है और प्रोग्राम है जनरेटेड। सिर्फ ऐसी आउटपुट नहीं करते इसको, हम आउटपुट कर देते हैं कि द आंसर इज -2। अच्छा कोई बताए, अगर मैंने ये करना है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग -2 आई वांट टू से द आंसर इज -2, तो मैं कहाँ पे चेंजेस करूं, क्या लिखूं? ऑल्ट दबा के रखना है, यानी कि ऑल्ट का बटन दबा के रखा, प्रेस एंड होल्ड, और फिर क्लिक करते हैं कि जहां जहां आपने एडिट्स करनी इस तरह से। ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट टाइपिंग। अच्छा हाँ कोई बताए भाई, अगर मैंने ये -2 की जगह, यानी ये जो चीज आउटपुट हो रही है ना, ये मैं चाहता हूँ इसके पीछे ये भी आउटपुट हो के द रिजल्ट इज,
अच्छा, और आप हर कोई स्टेटमेंट के बाद एक और वो आउटपुट स्टेटमेंट डाल दें। इन सब के बाद मैं चाह रहा हूँ इससे पहले लिखा है, अगर बाद में डालूंगा ऐसे द रिजल्ट इज, इससे तो पहले फिर तो ऐसा होगा ना इससे कि हाँ ठीक है, अच्छा तो ठीक है ये कर देते हैं, लेट्स डू दिस वे। अच्छा, कैन एनीवन थिंक ऑफ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग दिस, वो ये क्या होगा, वो ना वो भी सही हो जाएगा। कैन एनीवन थिंक ऑफ अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग दिस? सर सारी इफ स्टेटमेंट से पहले आप सी आउट डालते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, कैन एनीवन थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम विद दैट? तो आ गया द रिजल्ट इज 30, तो ठीक है, लेकिन वो तो अगर ये जो दूसरा सोल्यूशन, हाँ एग्जैक्टली, तो अगर हम यहाँ पे लिख देते सी आउट द रिजल्ट इज, ठीक है, तो वो ये एल्स स्टेटमेंट से पहले भी आ जाता है, ठीक है। तो लेट मी रन दिस अगेन, और मैं इस दफा इस एल्स स्टेटमेंट को रन करूंगा, विच मींस कि मैं कोई बोगस सा ऑपरेटर डाल दूंगा जो इनमें से कोई भी नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं, डिवाइड भी नहीं। फाइल राइट नंबर देते हैं 15 15, ऑपरेटर में दे देता हूँ ये ब्रैकेट, ठीक है, द रिजल्ट इज, और फिर ये क्या बवासीर बना दिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि द रिजल्ट इज आए, तो इसलिए वो जो पहला सोल्यूशन था वो बेहतर था, ठीक है, कि आप इन सब के साथ अलग अलग लिखें, ठीक है? या और भी कुछ तरीके हो सकते हैं ऑफ डूइंग दैट। कोई कोई तरीका जिसमें कोई और तरीका किसी के जेहन में आ रहा है? मैं बताता हूँ, देखो, व्हाट इफ हम यहाँ पे इन वैल्यूज को आउटपुट ना करें, हम एक वेरिएबल बनाएं इंट रिजल्ट, और हम रिजल्ट के अंदर ये चीज स्टोर कर दिया, ठीक है, रिजल्ट में ये स्टोर कर, ठीक है, यहाँ पे आप ये आउटपुट कर सकते हो, ठीक है। और रिजल्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आप कुछ रख दो, -1 रख दो, या कोई अजीब सी वैल्यू रख दो, ठीक है। जब आपने जब एक कोई वैल्यू नहीं दी होती तो ये बाय डिफॉल्ट नल होती है, ठीक है। जब आप कोई वैल्यू नहीं देते किसी वेरिएबल को तो बाय डिफॉल्ट नल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल ऑफ दीस स्टेटमेंट्स हैव रन, अगर तो इनमें से कोई स्टेटमेंट चली थी तो रिजल्ट के अंदर अब नल नहीं पड़ा होगा, रिजल्ट के अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी, वो चाहे x+y हो, x-y हो, या कुछ भी हो। यू कैन जस्ट से इफ रिजल्ट इज नॉट नल then see out the result is result, ठीक है। तो बट ये मतलब वो ओवरकिल टू अवॉइड ये छोटा सा मसला क्या है, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अगर ये मुश्किल लगा। अच्छा, इज दिस क्लियर? मैं एक और चीज बताऊंगा देन विल एंड। ये कैलकुलेटर ऐप क्लियर था? ठीक है, ओके, चलो सही है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, लेट मी एक ना एक बच्चे ने मेरे एक पिछली लैब में एक बच्चे ने गलती की थी विच वाज वेरी इनसाइटफुल, जिससे मुझे बड़ा वो, आप काफी कुछ सीखोगे, कुछ गलतियां आपको कुछ some failures teach you more than success. So let's say you have three variables, x की वैल्यू है 7, या let's say 1, let's keep it simple, y की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 3 वेरिएबल्स, ठीक है। एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, राइट। तो अभी तो ये जाहिर है हमें पता है कि इनमें जी बड़ा है, बट ये वैल्यूज हो सकता है यूजर इनपुट से आ रही हो, तो आपको इन एडवांस ना पता, ठीक है। तो वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम जो ये फाइंड करता है, और आपको हमने ये लैब में दिया था, आई थिंक प्री लैब में दिया था या किसी में दिया था मैंने ये टास्क, कि आप वो फेवरेट मूवी, कोर्स नेम और उनकी वो लेंथ। अच्छा हाँ, आई वांटेड टू से ये भी कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए ना दूसरे सेक्शन की लैब कर सकते हो, तो L1 कैन सॉल्व दी L3 लैब एंड L3 कैन सॉल्व दी L1 लैब। मैं अमूमन अपलोड कर देता हूँ दोनों लैब्स आपके LMS में, रिसोर्सेज में, जो आपकी लैब वाला फोल्डर होता है उसमें 2 आपको PDF नजर आएंगी,
एक आपकी सेक्शन की होती है, एक दूसरी सेक्शन की होती है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू वांट। बट अगेन ये भी रिमेंबर कि वो मिड टर्म उससे मुश्किल आएगा थोड़ा सा, तो यू कैन, इट्स बेटर कि आप गूगल पे जाओ और वहां पे क्वेश्चंस ढूंढो। अच्छा, तो द मिस्टेक वाज कि अब मैंने इनमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, ठीक है? तो आप एक इफ स्टेटमेंट लिखोगे और मैं आउटपुट करना चाहता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है, राइट? तो आप इफ स्टेटमेंट लिखोगे एंड यू से, पहले मैं चेक करूंगा कि क्या इज एक्स द लार्जेस्ट नंबर, और वो फाइंड करने का तरीका क्या है। अगर तो एक्स बड़ा है वाई से और एक्स बड़ा है जी से, तो मैं आउटपुट कर सकता हूँ कि एक्स सबसे बड़ा, एक्स लार्जेस्ट, ठीक है ना? राइट, ये इस स्टेटमेंट समझ में आई है? अगर एक्स वाई से बड़ा है और एंड इफ एक्स इज लार्जर देन जी देन एक्स इज द लार्जेस्ट, ठीक है? ये कोई मुश्किल तो नहीं, सिंटैक्स में किसी चीज में कोई मसला? मैं अभी इसके ऊपर ना थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस हवाले से। सर, हाँ, अगर आप एंड के बजाय वाई और फिर कॉमा फिर जी लगा दें तो उससे नहीं कॉमा? होगा? हाँ, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई, तो कॉमा, फिर एक्स को हटा दें और एंड जी कर दें, मतलब इस तरह से। ये कह रही हो? यस। नहीं नहीं नहीं, वाई कॉमा जी, अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्योंकि इससे भी कोड में एरर, मतलब उसने बोला नहीं था कि आया है। आई डोंट नो कि कॉमा का ऑपरेटर क्या करता है सी प्लस प्लस के अंदर, बट एंड सिंस वी डोंट नो वी शुड, आई वुड अवॉइड इट फॉर नाउ, बट हो सकता है कि ये वही काम करता हो जो हम चाह रहे हैं। तो वही एक सेकंड, अच्छा यू मीन कि वो ये कर रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन दीज टू, ये कहना चाह रही हो ना? हाँ Yes. हाँ, फिर तो ठीक है। अगर सी प्लस में ऑपरेटर है तो यू कैन यूज इट, बट द पॉइंट आई वांटेड टू मेक वो इस तरह क्लियर नहीं हो, बट यू कैन यूज इट। अगर आप इस तरह कर लेते हो और आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है तो वील अवॉर्ड यू द मार्क्स, कोई मसला नहीं। सर सर, मैंने इस तरह से किया था पिछली वाली लैब में, और फिर उसका ऐसा एरर आया था कि वो टीए ने जब कोई और, मतलब एक्स के अंदर दूसरी वाली वैल्यू की थी, मतलब वो नहीं हुआ था सही था, लेकिन वो कोड में एरर नहीं आ रहा था। हाँ, कोड में एरर नहीं आ रहा था, लेकिन वो मसला वही है ना कि हम चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम, उसको हम कोई भी 3 नंबर दें तो हमें बता दे कि सबसे बड़ा कौन सा है। इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर ऑल काइंड ऑफ नंबर्स, तो इसका मतलब है कि ये चीज काम नहीं करती, ये वाली चीज, इसका बिहेवियर कुछ और है, हम जो समझ रहे हैं वो नहीं है। तो अवॉइड इट एंड यूज दिस, जिसका हमें पता है कि इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, एज इफ, अगर तो ये केस नहीं है, इफ एक्स इज नॉट ग्रेटर देन दीज टू, तो हम वाई को देख लेते हैं। अगर वाई एक्स से बड़ा है और वाई जी से भी बड़ा है, तो वील जस्ट से वाई इज लार्जेस्ट। वैसे दिस इज नॉट ग्रेट वे टू, ये आउटपुट करने का अच्छा तरीका नहीं है। यू रिपीटिंग दिस थिंग, प्रोग्रामिंग में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं नो रिपीट रूल, कि आपने कोई चीज रिपीट नहीं करनी। इफ यू रिपीटिंग समथिंग यू डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है? इस तरह पीछे भी मैंने भी करके दिखाया था ना। तो अच्छा, अगर ये दोनों केसेस नहीं है, अगर x सबसे बड़ा नहीं है और y सबसे बड़ा नहीं है, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि z सबसे बड़ा है, ठीक है? दी ओनली पॉसिबिलिटी इज के z सबसे बड़ा है, या वैसे ये भी हो सकती है कि ये इक्वल हो। तो लेट्स जस्ट चेक फॉर द पॉसिबिलिटी कि z सबसे बड़ा है। z इज ग्रेटर देन x एंड z इज ग्रेटर देन y, ठीक है? सी आउट z इज लार्जेस्ट, ठीक है? अच्छा, एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि इनमें से कोई भी एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट नहीं था, सम ऑफ देम वर इक्वल, ठीक है? तो यू कैन जस्ट आउटपुट के सम ऑफ देम आर इक्वल, ठीक है? इस तरह से आप आउटपुट कर सकते हो, या कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन के क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है। डिड दे आस्क यू इन द क्वेश्चन कि आपने इस बाउंड्री केस से डील करना है इन विच द नंबर्स आर इक्वल, या डिड दे नॉट आस्क यू टू डू इट, ठीक है? हाँ, तो ये नहीं, यूजिंग एंड इज करेक्ट। वो जो हम कॉमा वाली चीज कह रही थी, वो मैं कह रहा था कि वो उसका बिहेवियर मुझे पता नहीं है, तो आई वुड अवॉइड यूजिंग इट अनलेस वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि वो क्या करती है। मैं अभी एंड समझाने लगा हूं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है? आपको सर ने एंड पढ़ाया होगा एज ए लॉजिकल ऑपरेटर कि इफ आई हैव अ बूलियन वेरिएबल, लेट्स कॉल इट बी, और उसके अंदर मैं बूलियन वेरिएबल में पता है ना आपको, आप ये तो ट्रू स्टोर करते हो या फॉल्स स्टोर करते हो, ऐसे ही है ना? तो इफ आई, अगर इस बूलियन वेरिएबल के अंदर आई स्टोर ट्रू एंड
फॉल्स, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है इस एक्सप्रेशन का इट विल बी फॉल्स, ठीक है। एंड जो ऑपरेटर है इट ओनली गिव्स यू ट्रू इफ अगर इसकी दोनों साइड पे ट्रू लिखा हुआ हो, ठीक है। अगर ये और ये एंड और ये आपने वो बचपन में पढ़े थे ना वो जो ट्रूथ टेबल्स उसके अंदर आता था, यू यूज्ड टू हैव, आपके पास होता था यहाँ पे एंड और है ना ऐसे होता था, आपके पास x की वैल्यू होती थी और y की वैल्यू होती थी, इस तरह आप करते थे। तो आप कहते थे कि मुझे वो टेबल का स्ट्रक्चर भूल गया कैसे होता था, यूज्ड टू हैव, हाँ ऐसे होता था, आई रिमेंबर ना, यू हैड यहाँ पे 0 1 इधर भी 0 1, ठीक है, और ये एंड का आप ट्रूथ टेबल बना रहे हो, तब कहते थे कि यहाँ पे आएगा 0 and 0 is 0, 1 and 0 is also 0, 1 and 0 is also 0, 1 and 1 is 1, यानी एंड आपको 1 सिर्फ तब देता है जब the two numbers that you are ending are both 1, ठीक है, और 0 1 को हम ट्रू भी कहते हैं, 1 means true and 0 means false, ठीक है। तो ये वही एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके दोनों तरफ ट्रू होगा ये सिर्फ तब आपको ट्रू देगा, इन ऑल अदर केसेस ये आपको फॉल्स देगा रिजल्ट में, ठीक है। तो इन दिस केस एज वेल, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बूलियन बी के अंदर फॉल्स स्टोर हो जाएगा बूलियन, ठीक है। तो मैं ये सर ने आपको इस तरह से पढ़ाया होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में कैसे काम करता है मैं वो बताने लगा। हाँ पूछो। मैंने पूछना था कि मुझे आई अंडरस्टैंड हाउ बूलियन वर्क्स, मुझे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी समझ आ गई, लेकिन एज इन इस बूलियन की एक्चुअल कोड राइटिंग में क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट्स काम ही बूलियन पे करती हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो लेट मी एक मैं नई फाइल खोलूं। अच्छा, दोज ऑफ यू हु आर टायर्ड वगैरह तो यू कैन लीव, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू कि आपको आज ख्वाब में आपको इफ स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अभी नहीं, अगले सालों में जाके आप करेंगे। पिछले वीकेंड में 14 घंटे कोडिंग कर रहा था, तो वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अभी ना करें ऐसे का। अच्छा देखो इफ स्टेटमेंट्स होती है ना, उसके अंदर ये इसके अंदर जो आप चीज लिखते हो ना, जो आप एक कंपैरिजन लिखते हो या कुछ भी कोई एक कंडीशन लिखते हो, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हो इफ 2 is greater than 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन सी आउट 2 is greater than 3, ठीक है, एंड देन यू से एल्स। सर वो ट्रू और फॉल्स का तो आई गेट द कॉन्सेप्ट, बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि बूलियन की डिक्लेरेशन वगैरह एज सच कोड में कोई प्रैक्टिकली यूज होती है, एज इन लाइक एज अ वेरिएबल किस तरह यूज होता है? एज अ वेरिएबल, हाँ वो यूज होता है बूलियन एज अ वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल एक केस जिसमें में हम यूज करते हैं, मैं तुम्हें चाहे अपना भी कोड खोल के वैसे दिखा देता है एक वेबसाइट का, लेकिन हम ये करते हैं कि लेट्स से हाँ सर बताने से पहले सर बूलियन के बारे में समराइज करते हैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली मैं वो जो पहले बच्चे जिसने सवाल पूछा था, अभी व्हाट वी ऑफन डू इज के फॉर एग्जांपल ये जो पीछे एक केस मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें वी हैड वो जो कैलकुलेटर वाला केस था, जिसमें हमारे पास इफ था, एल्स इफ और बाद में एक एल्स था, ठीक है। और उसमें हम ये चाहते थे कि जो अगर तो इफ स्टेटमेंट ट्रू थी या कोई भी एल्स इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू थी, तो हम द रिजल्ट इज वाली स्ट्रिंग आउटपुट करें, वेराज अगर एल्स स्टेटमेंट में चले गए तो हम आउटपुट ना करें। वहां पे आप बूलियन यूज कर सकते थे, तो आप एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसका नाम कोई भी रख देते हैं, रिजल्ट या समथिंग। अगर तो आप हमारी जो कोई भी इफ स्टेटमेंट या एल्स इफ स्टेटमेंट ट्रू होती, ठीक है, तो हम उस बूलियन को ट्रू कर देते, वेराज अगर हम एल्स स्टेटमेंट में जाते हैं हम उस बूलियन को फॉल्स कर देते, और एट द एंड हम चेक करते इफ द बूलियन इज ट्रू, ठीक है, तो हम आउटपुट कर देते कि द रिजल्ट इसको हम आउटपुट करते, और इफ द बूलियन वाज फॉल्स हम उसको आउटपुट ना करते। बूलियंस फिर इसी तरह एरर्स में भी यूज होते हैं, कुछ फंक्शंस में हम यूज करते हैं, अगर एक फंक्शन सही तरह एग्जीक्यूट हुआ है तो वी रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी रिटर्न फॉल्स, इस तरह से, ठीक है। तो मैं अब अच्छा फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड बूलियंस, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच विद बूलियंस, ठीक है। अच्छा बूलियंस क्या होते हैं, तो C++ में डेटा जो होता है, एक्चुअल डेटा, वो कई फॉर्म्स में आता है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो डेटा नहीं है, फॉर एग्जांपल ये जो मेन फंक्शन है इट्स नॉट डेटा, ठीक है, ये जो सी आउट का वर्ड है इट्स नॉट डेटा। डेटा एक्चुअल जो होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ इस एप्लीकेशन में वो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये चीजें जो हमने उन बॉक्सेस में स्टोर की हुई है, राइट, दिस इज डेटा।
एक्चुअल डेटा, ठीक है। और बाकी जो पूरा प्रोग्राम है वो उस डेटा के साथ ही खेल रहा होता है। आप उस डेटा को कंपेयर कर रहे होते हो, उसको आउटपुट कर रहे होते हो, उसको उसकी इफ स्टेटमेंट्स चला रहे होते हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, बट द एक्चुअल डेटा जो है वो कुछ फॉर्म्स में आता है। वो फॉर्म्स हो सकती है, इट कैन बी एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन बी अ फ्लोट वैल्यू, इट कैन बी अ डबल वैल्यू, ठीक है, इट कैन बी अ कैरेक्टर, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, ठीक है, और इट कैन बी अ बूलियन। सो अ बूलियन इज अ वेरिएबल दैट कैन ओनली हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो एक इंटीजर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, वो आपको डिफाइन हुआ मिल जाएगा कहीं पे, माइनस बहुत बड़ा नंबर होगा वहां से लेके तो प्लस बहुत बड़ा नंबर वहां तक, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन इंटीजर। फ्लोट के भी मिल जाएगा आपको, डबल का भी मिल जाएगा, ठीक है। बूलियन की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ दो हैं। तो इफ यू डिक्लेयर अ बूलियन वेरिएबल एंड लेट्स कॉल इट बी, ठीक है, उसके अंदर आप या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या आप उसके अंदर फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ स्टोर नहीं हो सकता उसके अंदर। You can't store a string inside it, you can't store a third value, nothing else. Either it's true or it's false, ठीक है। या ट्रू के लिए हम 1 भी यूज करते हैं और फॉल्स के लिए 0 भी यूज कर सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी चल जाएगा, बट नॉर्मली वी यूज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये एक बूलियन होता है। अब वही एक बच्चे का सवाल था कि बूलियन यूज कहाँ पे होते हैं, तो आपकी इफ स्टेटमेंट्स जो है वो बूलियंस पे ही चलती हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज के when you write an if statement और आप उसके अंदर एक कंपैरिजन लिखते हैं, you write if 2 is greater than 3 and then you perform an action 2 is greater than 3, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन, ये कंपैरिजन जब इवेल्युएट होता है तो इसका रिजल्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ बूलियन। यानी द कंपाइलर डिटरमिन्स कि ये जो चीज आपने लिखी है, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू लिखा आ जाता है, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ जाता है एट द रन टाइम, जब कंपाइलर इसको रन करता है, जब आपका प्रोग्राम रन होता है बेसिकली, ठीक है। तो एवरी कंपैरिजन इज इवेल्युएटेड इनटू अ बूलियन वैल्यू एट द एंड, ठीक है। और अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर ट्रू लिखा हुआ आ रहा हो तो उसके अंदर की का कोड रन होता है, अगर इस स्टेटमेंट के अंदर फॉल्स लिखा हुआ आ रहा हो तो उसका कोड रन नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखते हो 2 इज ग्रेटर देन 3, किन स्टेप्स में प्रोग्राम रन होता है, पहले आपका जो प्रोग्राम है वो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, इसका रिजल्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ बूलियन। तो इज 2 ग्रेटर देन 3, इट इज नॉट ग्रेटर देन 3, राइट, ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ की कंडीशन में अगर कोई फॉल्स वैल्यू आ रही हो ना तो ये कोड रन नहीं होता, ठीक है। तो दिस कोड विल नॉट बी रन, ठीक है। एंड यू कैन टेस्ट दिस G++, ठीक है, वो ठीक है। तो इट आउटपुट नथिंग, ठीक है। वेयर एज अगर मैं ये लिखता इज 3 ग्रेटर देन 2 तो ये आउटपुट आता मेरे पास, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। अगर मैं ये आउटपुट करूं, ये जो कंपैरिजन इटसेल्फ है 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं इसको आउटपुट करूं तो क्या आता है मेरे पास, इट गिव्स मी 1। मैंने बताया था ना कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। बेसिकली मेमोरी में ट्रू जो है वो एज अ स्ट्रिंग TRUE स्टोर्ड नहीं होता, ट्रू जो है वो एज द नंबर 1 स्टोर होता है, ठीक है। जो बूलियन है वो मेमोरी में सिर्फ एक बिट की जगह लेता है, वेयर एज ये जो चीज है TRUE, इसको स्टोर करने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी में जो एक बूलियन है वो एज 1 या एज अ 0 स्टोर होता है, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। तो ये हमने एक अगेन ये अपने इसको इस तरह देखना है, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा। लाइन नंबर 8 पे आपका प्रोग्राम पहुंचेगा, ठीक है। पहले वो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, पूछेगा कि इज 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। इफ इट इज तो यहाँ पे ट्रू लिखा जाएगा, एंड देन दिस इज द एक्चुअल कोड जो रन होगा, ठीक है। तो यू विल सी आउट ट्रू एंड यू विल सी कि इन दोनों का आउटपुट सेम आता है, ठीक है, ठीक है। तो और आप ये एक्सप्रेशन किसी बूलियन वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये बूल वेरिएबल, और उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इस बूलियन, कोई बता सकते हैं इस बूलियन वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? 0। हाँ 0, राइट, फॉल्स, क्योंकि दिस इज फॉल्स। तो आप अगर आप इसको सी आउट बी करें, बूलियन को प्रिंट करें तो यू विल गेट 0,
ठीक है ना, 0। तो दिस इज हाउ बूलियंस वर्क, और इफ स्टेटमेंट से भी इसी तरह यूज होता है, ठीक है। आई कैन यूज दिस बूलियन इन इफ स्टेटमेंट, आई कैन से इफ बी सी आउट समथिंग, ठीक है। तो अगर इस बूलियन की वैल्यू ट्रू होगी यानी 1 होगी तब ये कोड रन होगा, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। ठीक, कोड रन नहीं हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स थी। whereas if I write it like this, अब इस बूलियन के अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। और इसको देखो ना कि ये ग्रामेटिकली भी सेंस बना रहा है, इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं ना, इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, राइट। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ बी इज ट्रू देन डू दिस, अदरवाइज डू नथिंग, ठीक है। दिस टाइम इट प्रिंट समथिंग, ठीक है। व्हाई? क्योंकि बूलियन बी के अंदर ट्रू स्टोर हुआ था, 1 स्टोर हुआ, ठीक है। इज दिस क्लियर? For those of you who did not know booleans, is it clearer now? Let me launch a poll. ठीक है, ओके, इट सीम्स कि ऑलमोस्ट सबके लिए क्लियर है। अच्छा, नाउ द पॉइंट जो मैं पहले करना चाहता था कि लेट्स से आई हैव दिस वन बूलियन b, ठीक है, लेट्स कॉल इट b1 एक्चुअली, एंड लेट्स से वी हैव अनदर बूलियन b2, उसके अंदर भी, और मैं फिलहाल लेट्स इसके अंदर एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, ट्रू, और इसके अंदर मैं एक फॉल्स वैल्यू स्टोर करूँ, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट इज कि मेरी जो इफ स्टेटमेंट है वो सिर्फ तब रन हो अगर इन दोनों बूलियंस की वैल्यू ट्रू हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे वो एंड ऑपरेटर यूज करूँ। नाउ रिमेंबर, अभी हमने एक ट्रूथ टेबल बनाया था और हमने कहा था हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब b1 और b2 दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, ओनली देन विल दिस एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू ट्रू एंड ओनली देन विल दिस कोड बी रन, ठीक है। अगर b1 या b2 में से एक भी चीज फॉल्स हुई, तो फॉर एग्जांपल अभी वाला जो केस है उसमें क्या होगा, ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, लाइन नंबर 7 पे वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, वी स्टोर ट्रू इन इट, लाइन नंबर 8 पे वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, we store false in it. Line number 10 पे क्या होगा, this expression will first be evaluated so that we know कि इसकी truth value क्या है, is it true or is it false, ठीक है। तो उसके लिए first we will plug in the values of these variables over here, ठीक है। तो b1 की जगह true लिखा जाएगा, b2 की जगह false लिखा जाएगा at the time of execution, ठीक है। true and false का आंसर क्या होता है, ठीक है, यानी true का मतलब है 1 and का false का मतलब है 0। 1 के ऊपर अगर आप 1 and 0 करें तो क्या आंसर आता है, ट्रूथ टेबल के मुताबिक इट गिव्स यू 0, राइट, इट गिव्स यू फॉल्स, तो विच मींस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन का जवाब क्या होगा, फॉल्स। एंड सिंस इट्स दिस पीस ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो लेट मी, ये हमारा ओरिजिनल कोड, ठीक है। सो ओनली व्हेन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर ट्रू विल दिस कोड बी एग्जीक्यूटेड। लेट मी शो यू, ठीक है। सो इट डज नॉट आउटपुट एनीथिंग क्योंकि दे आर नॉट ट्रू। अगर मैं दोनों को ट्रू कर दूं, अगर मेरी आवाज कट जाए कहीं पे तो मुझे बता दिया करो, देन इट सेज, ठीक है। एंड नॉर्मली दिस इज नॉट हाउ वी राइट थिंग्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग अ वैल्यू ओवर हियर, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ, ठीक है, जिसको हमने इवैल्यूएट करना है। फॉर एग्जांपल 3 is greater than 2, which is true, right? और एक और एक्सप्रेशन, ठीक है, which is also true, like is 100 greater than 10, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो मैंने इन वेरिएबल्स में स्टोर कर दिए हैं। then I have tested if both of them are true and I have printed this. I can say both of them are true, ठीक है। अगेन लाइन बाय लाइन चलते हैं, इजीली, कोई मसला नहीं है। लाइन 1 पे क्या होगा, सबसे पहले ये चीज इवैल्यूएट की जाएगी क्योंकि बूलियन b1 के अंदर आप इतनी लंबी चीज नहीं स्टोर कर सकते, आप उसके अंदर या तो ट्रू स्टोर करते हो या फॉल्स स्टोर करते हो। तो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस थिंग व्हाटएवर इट इज इनटू आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हम पहले देखते हैं, इज 3 ग्रेटर देन 2, यस इट इज, सो दैट मींस इट्स ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा एट रन टाइम, अभी नहीं, एट रन टाइम। इसी तरह इज 100 ग्रेटर देन 10, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। सो यू विल हैव ट्रू स्टोर्ड इन बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम आएंगे जब, तो अगेन b1 और b2 की जो वैल्यूज हैं उनको हम, उनके ऊपर हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे,
व्हिच मींस कि हम ट्रू और ट्रू के ऊपर एंड ऑपरेटर लगा रहे होंगे एट रन टाइम, ठीक है, एंड दैट विल रिटर्न व्हाट, उसका आंसर क्या होगा, इस ऑपरेशन का आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है, एंड सो ये चीज रन हो जाएगी, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, सो इट सेज व्हाट इज नॉट ट्रू। और अमूमन हम ना इसको ऐसे नहीं लिखते कि हम ये ऑपरेशंस को किसी वेरिएबल में स्टोर करें और फिर उन वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखें, हम ये ऑपरेशन डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस ऑपरेशन इन B1 एंड राइटिंग B1 ओवर हियर, हम ये ऑपरेशन इधर लिख देते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस ऑपरेशन इन B2 एंड राइटिंग B2 ओवर हियर, हम यहाँ पे ऑपरेशन ही लिख देते हैं एंड गेट रिड ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑल टुगेदर, क्योंकि हमें ये बाद में नहीं चाहिए, वी ओनली नीडेड देम इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट्स आप यूज ना भी करें तो कोई मसला नहीं, कर भी लें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये है जिस फॉर्म में आपने स्टेटमेंट लैब में देखी होगी या लेक्चर में देखी होगी, ठीक है। एंड अगेन इट्स डूइंग द सेम थिंग, इसको उसी तरह देखो कि व्हेन यू फर्स्ट कम ओवर हियर, यू नो कि इफ स्टेटमेंट, ये जो पूरी चीज है, इसका आंसर या तो ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो लाइन नंबर 9 है इसे एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो द प्रोग्राम विल ट्राई टू कन्वर्ट whatever is inside over here into a truth value or a false value। वो कैसे करेगा, पहले तो वो इनको कंपेयर करेगा आपस में, ठीक है, this will give you true क्योंकि 3 is greater than 2, फिर वो इनको कंपेयर करेगा आपस में, this will also give you true, ठीक है, फिर वो इसको इवैल्यूएट करेगा, true and true, उसका आंसर भी ट्रू आएगा, then it say decides कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ट्रू आ रहा है, that means I have to execute this statement, और फिर ये सी आउट आ जाएगा, ठीक है। Is this clear? Let me launch a poll again. रोहान भाई एक चीज पूछूं, ये जो जब आपने 3 greater than 2 लिखा था तो वो स्पेस बीच में खुद ही हो गई थी, तो वो आपने ऐसे किया था? अच्छा हाँ, सारी जादू की ट्रिक्स फिर पूछ लो। ये ना एक एक्सटेंशन है VS कोड की, इसका नाम है प्रिटियर, ठीक है। तो वो क्या करता है कि प्रिटियर कोड फॉर्मेटिंग 15.5 मिलियन लोग यूज करते हैं। तो आप जब कोड पे कंट्रोल एस दबाते हो ना, तो वो खुद ही कोड को, अगर मैं इसको ना बड़े गंदे से फॉर्मेटिंग करूँ ना इसकी, देखो मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, चल तो जाएगा क्योंकि व्हाइट स्पेस का कोई मतलब नहीं होता C++ के अंदर, ठीक है। अगर इफ आई हिट कंट्रोल एस तो वो खुद ही फॉर्मेटिंग कर देता है, तो कोड को प्रिटी बना देता है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, मैंने जो एक एरर दिखाना था आपको, जो एक बच्चे ने किया था, वो क्या था, वो यहाँ पे था इस प्रोग्राम में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन तीनों नंबर्स में से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा इफ x इज ग्रेटर, अगेन अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही बात कि पहले ये इवैल्यूएट होगी क्या x y से बड़ा है, और ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, g की वैल्यू, y की वैल्यू 2 है, x इज नॉट ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। इसी तरह इज x ग्रेटर देन g, ये भी फॉल्स है, ठीक है, और फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, विच मीन्स कि हम ये जो एक्सप्रेशन है इसे रन नहीं करेंगे, हम एल्स स्टेटमेंट को चेक करेंगे जाके, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने क्या लिखा हुआ था, what he did was he did this, if x is greater than y which is greater than z, ठीक है, and it seems to make sense, आप मैथ में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, बड़े आराम से लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों भला। लेट्स से ये नंबर्स कुछ और हैं, लेट्स मेक देम 100, 200 and 300, कोई बता सकते हैं इसके साथ मसला क्या होगा, थोड़ा सा सोचो, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। वो y और z की वैल्यूज को भी देख रहा है कि वो बड़ी हैं आपस में या नहीं। अच्छा और कोई गेस। सर बेसिकली तो हमारे पास दो चीजें होती है ना, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो फिर वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, ओके, और क्या आइडिया। अगर x ग्रेटर देन y है तो फिर वो z को देखेगा ही नहीं। अच्छा, और कोई आइडिया। अच्छा पता है क्या होगा इस केस में, देखो प्रोग्राम आपका आएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे दो अलग अलग वो कंपैरिजंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। देयर आर 2 ऑपरेटर्स व्हिच मींस कि देयर आर 2 ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म, वो दोनों को अलग अलग बारी बारी परफॉर्म करेगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक वो एक साथ ही पूरा काम कर देगा, तो वो लेफ्ट से स्टार्ट करता है, अगेन आपका प्रोग्राम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है,
तो वो क्या करेगा, पहले वो x और y को, वो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, इज x ग्रेटर देन y, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का, सिर्फ इस पार्ट का जो मैंने हाईलाइट किया, ट्रू आ जाएगा। नहीं फिर वैल्यूज देखो, x 100 है, फॉल्स होगा, 100 इज फॉल्स राइट, स्मॉलर और देन फॉल्स को हम जीरो भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, और फिर वो ये कंपैरिजन करेगा कि इज जीरो ग्रेटर देन जी, ठीक है, विच इज फॉल्स राइट। तो यानी कि वो ये कंपैरिजन कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। एंड लेट्स से आपकी जो जी की वैल्यू थी वो -1 थी, ठीक है, तो दिस विल गिव ट्रू। क्यों भला, दोबारा देखो, इज वो आया यहाँ पे, उसने कहा इज x ग्रेटर देन y, ठीक है, उसको मिला जीरो, उसने यहाँ पे लिख दिया जीरो, यानी फॉल्स लिखा ना, फॉल्स का मतलब जीरो होता है बेसिकली, उसने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स विच इज जीरो राइट। और फिर उसने ये कंपैरिजन किया, ठीक है, इज जीरो ग्रेटर देन जी, बताओ जी जीरो, जी जीरो, जीरो जी से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना, सर। दिस विल गिव यू ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा x इज लार्जेस्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह काम करता है। तो ये चीज मैंने बतानी थी कि ये कुछ इस तरह की गलतियां होती हैं जिनसे आप बड़ा सीख जाते हो। तो डज दिस मेक सेंस कि वो ये पूरी चीज एक साथ नहीं इवैल्यूएट करता, ठीक है, वो बारी बारी करता है, ये दो ऑपरेशंस जो परफॉर्म होने हैं, ठीक है। ये ऐसे ही होता है जब आप अगर ये भी करते हैं ना, आप अगर मैं कहता इंट a इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है, तो वो पहले x प्लस वाई कैलकुलेट करेगा, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा 300, फिर वो उसमें g प्लस करेगा, उसका आंसर आएगा 299, एंड दैट्स इट। बारी बारी चीज चलती है। आपका कैलकुलेटर भी ये करता है। वो जो आपका वो जो रूल है, डमैश का रूल, वो किस लिए है, इसीलिए ना क्योंकि ऑपरेशंस बारी बारी परफॉर्म होते हैं और आपको ये मसला आता है कि पहले कौन सा वाला परफॉर्म करे, राइट, तो उसके लिए डमैश रूल होता है। तो ये ऑपरेशंस बारी बारी परफॉर्म ही होते हैं, यहाँ पे भी बारी बारी परफॉर्म होते हैं। तो पहले आप ये कंपैरिजन करते हो, इसका जो आंसर आता है उसको वहां पे लिख देते हो। तो इफ द आंसर इज फॉल्स यू राइट 0 हियर, द आंसर इज ट्रू यू राइट 1 हियर, ठीक है। इन आइदर केस दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, 1 हमेशा जी से बड़ा है क्योंकि जी -1, ठीक है ना। तो दिस ये जो कोड है उस बच्चे का, वो इन एवरी केस ये प्रिंट करेगा कि x इज लार्जेस्ट, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो अनलेस ऑफ कोर्स इफ x इज नॉट ग्रेटर देन y, अगर ऐसा हो जाता, तो सॉरी इफ अगर ये हो जाता, बाकी इस केस में भी यही प्रिंट करेगा। अगर ये केस भी है तो भी x इज ग्रेटर देन y का आंसर आ गया 1, फिर उसने इनको कंपेयर किया, 1 इज ग्रेटर देन z, अगेन x इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। यू कैन रन इट एंड यू कैन टेस्ट, मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। g प्लस प्लस index.cpp, ठीक है। तो इट सेज x इज लार्जेस्ट, ठीक है। अगर मैं x को छोटा भी बना दूं तब भी ये यही कहेगा। अगर मैं x को बना दूं, z से भी छोटा बना देते हैं x को, ठीक है। लेट्स मेक x -100, ठीक है। इट स्टिल सेज x इज लार्जेस्ट, क्यों भला? अच्छा ये कोई मुझे बताएगा ये क्या हुआ है अभी भी, क्यों x, इफ वन ऑफ यू अंडरस्टैंड्स दिस, तो मुझे बताओगे कि ये वॉक मी थ्रू कि क्या होगा, why is x largest in this code? कोई बात नहीं, गेस मार दो, कुछ नहीं होता। सर -100 is greater, -100 is not greater than 100, तो 0 आ जाएगा, and 0 is greater than -1, तो इसलिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, और ये रन हो जाएगा, ठीक हो गया। ये चलता है इस तरह से। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, आप लोग बहुत थक गए होंगे। और अगले वीक सर ने वाइल लूप्स पढ़ाने हैं, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वहां से जाके ना चीजें थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी, जो टॉपिक्स वो हम पढ़ रहे हैं वो मुश्किल होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टडी वाइल लूप्स केयरफुली, इफ यू रिक्वेस्ट तो मैं एक ट्यूटोरियल उस पर भी रख लूंगा अगले वीक। और मिड टर्म में जिन लैब में जिन चीजों पर मैं फोकस करूंगा, दे विल बी वाइल लूप्स एंड इफ स्टेटमेंट्स, और ये चीजें, ठीक है, जो यूजर इनपुट, ये 3 चीजें हैं जो कि जिन पे मैं फोकस, और सारे वेरिएबल्स तो होंगे ही, वेरिएबल्स के बगैर शायद ही कोई प्रोग्राम लिखा जाए, और सी आउट भी हो गई, तो वो तो आपको आ गया। बट और अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, देयर इज ओनली वन वे टू गो अबाउट दिस। गूगल पे जाओ, फाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सॉल्व, ठीक है। इफ यू वांट तो मुझे बता देना, आई सेंड यू अ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, और वो देख लेंगे उसको, ठीक है। व्हाट वाज द थर्ड वन? वही while loops के स्टेटमेंट्स, और क्या पढ़ाया है मैंने, सी इन,
ठीक है, बाकी वो जो पुरानी चीजें वो तो है ही ना, सी आउट, वेरिएबल्स वगैरह। सर लैब्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं कहीं पे? हाँ वो हम ना हर लैब, एक तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों से पिछले सेमेस्टर्स में ये तारीख में आज तक नहीं हुआ, किसी बच्चे से पूछ लो कि CS 100 के बच्चों को उनकी लैब्स 48 घंटे में चेक होके मिल जाती है, 48 आवर्स में। हमें हमेशा से हमारी लैब्स सेमेस्टर के एंड पे मिलती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ पहली दफा हो रहा है, लेकिन उसमें एक ये ज़्यादा, फिर इस काम को मैनेज करना आसान नहीं है, वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक मसला ये आ रहा था, हम करते ही हैं कि जब हम लैब बनाते हैं तो मैंने कंपलसरी किया था कि जो भी टीए लैब बनाए वो साथ उसका सोल्यूशन भी लिखे। एक तो ये उससे उसको अंदाजा होगा कि कोड कितना मुश्किल है, बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और दूसरा उसको टाइम का भी अंदाजा होता है कि इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन लिख लिया होता है इवन बिफोर रिलीजिंग द लैब, वो बस अपलोड करना हम भूल जाते हैं, तो वो हमें अगर आप याद करा दिया करें तो हम आपको भेज दिया करें। सर बेसिकली अभी जो इफ स्टेटमेंट वाली एक लैब थी, बेसिकली मेरा L1 है, तो वो मुझसे मैसअप हो गई थी काफी बुरे तरीके से, तो मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो मुझे लैब नंबर याद कर देना, वो ना हम व्हाट्सएप ग्रुप में वो हमारा जो टीएस का इसमें वो भेजते हैं, वो मुझे वो अंदर जाके ढूंढनी पड़ेगी सीपीपी फाइल, लेकिन वो ढूंढ लेंगे, मुझे बता दें, ठीक है। एवरीवन एल्स कैन लीव नाउ। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।